So, hello everybody, welcome to this question answer series for CA Final Direct Taxes and International Taxation applicable for May and November 25 attempt. तो आज हम सर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज इसमें मल्टीपल छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म हो जाए, एओपी हो जाए, बिजनेस ट्रस्ट हो जाए, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारे के सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर में सॉल्व कर लेंगे। सर मैट एएमटी का टॉपिक अलग रहने वाला है, उसको आपको अलग वीडियो मिल जाएगा, उसमें भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगी। इसमें बाकी सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यस सर, अपने को समझ में आता है, मस्त समझ में आ जाता है। आ जाओ जल्दी से सर। सबसे पहले फर्म टैक्सेशन में आता है क्वेश्चन नंबर वन, राव एंड जैन कंपनी। सर राव एंड जैन कंपनी क्या बोलता है? एक पार्टनरशिप फर्म है कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टनर्स, रिपोर्ट्स नेट प्रॉफिट ऑफ 7 लाख रुपए बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम। सर कुछ डिडक्शन करने से पहले का नेट प्रॉफिट इतना है। सैलरी कितना है? 20,000 रुपीज ईच पर मंथ पेबल टू टू वर्किंग पार्टनर्स। यानी सैलरी कितनी है सर? 20,000 रुपीज दो पार्टनर्स की है, ऐसे 12 मंथ्स का, यानी 4,80,000 की तो सैलरी ले जा रहे हैं लोग। डेप्रिसिएशन 1.5 लाख का है सर, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1.5 लाख रुपए का दे रहे हैं एलिजिबल। अच्छा ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल कितनी है? अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल 5 लाख रुपए की। सर परफेक्ट बात हो गई। सर बुक प्रॉफिट निकालना है। सर बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सर पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन लेते हैं। पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन, सर पीजीबीपी कितना है? 7 लाख रुपए का है। इसमें से 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, प्लस इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा सर? 5 लाख की कैपिटल है, 5 लाख की कैपिटल है, 12% इंटरेस्ट अलाउ होता है। यानी सर कुल मिला के कितना इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है इंटू 12%? 60,000 माइनस कर दो। कैपिटल कितनी हो जाती है? 7 लाख में से माइनस 2,10,000 रुपीज। सर 4,90,000 रुपीज का हमारा बुक प्रॉफिट आ जाता है। 4,90,000 रुपीज का बुक प्रॉफिट आ जाता है हमारा। सर इसमें से अपने को अलाउबल रेम्यूनरेशन देखनी है। सर अलाउबल रेम्यूनरेशन कितनी रहती है? सर अपने को बुक प्रॉफिट का 90% पकड़ना पड़ता है। अप टू 6 लाख का जो बुक प्रॉफिट होता है सर, इसमें 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर। सर कितना मिलेगा सर? 4,90,000 का इंटू 90% कितना बुक प्रॉफिट? सर 4,41,000 का अपने को अलाउबल रेम्यूनरेशन है। हमने कितनी दे रखी है? 4,80,000 दे रखी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दम वाली बात नहीं। 441 इज अलाउबल रेम्यूनरेशन। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? 441 इज अलाउबल रेम्यूनरेशन, बस खत्म। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? बुक प्रॉफिट बताओ। बुक प्रॉफिट बता दिया। बुक प्रॉफिट हमारा 4,90,000 रुपीज। अलाउबल रेम्यूनरेशन कितनी है सर? अलाउबल रेम्यूनरेशन अपनी 4,41,000 रुपीज। अरे भाई साहब, क्या दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट सर क्वेश्चन में एक छोटा सा ध्यान देने वाली बात है कि रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट अमेंडमेंट है। तो कोई पार्टनरशिप फर्म को अगर आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, अगर पार्टनरशिप फर्म अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रही है, तो पहले हुआ करता था, जमाना था वो जहाँ पे 3 लाख तक आप 90% और 1.5 लाख विचेवर इज हायर लेते थे, और बैलेंस बुक प्रॉफिट पे सर बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 60% लेते थे। सर ऐसा चलता था पुराने जमाने में, लेकिन अभी चेंज हो गया है। सर अब क्या होता है? पहले 6 लाख पे आपको 90% लेना पड़ता है, और सर 3 लाख विचेवर इज हायर, और सर बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 90% आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पहले 3 लाख की लिमिट, अब 6 लाख हो चुकी है। यू मस्ट रिमेंबर दिस। गॉट इट सर? यस सर, मस्त समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जे के एल एम फर्म कंसिस्ट ऑफ 4 पार्टनर्स, जे के एल और एम। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अच्छा ठीक है। He assessed business loss of the firm for assessment year 24-25 which is carried out, which is entitled to carry forward 3,60,000, यानी पिछले साल में लॉसेस 3,60,000 के थे। A new partnership deed was executed between J K L and M। पहले क्या रेशियो था सर? पहले J K L और M, सर चारों का 1:1:1:1:1, चारों का रेशियो ऐसा हुआ करता था। सर अब नई डीड बनाई गई और उसमें क्या बोला गया सर? ऐसा अग्री किया गया है कि रेशियो कितना बनेगा सर? 15:20:50, ये रेशियो बनेगा respectively. Compute the amount of business loss that relating to assessment year 24-25 which this firm is entitled to set off against the business income of assessment year 25-26। कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस इनकम फॉर दी फर्म 25-26 की था, 330 की इनकम है 25-26 की। सपोर्ट योर आंसर विथ रेलिवेंट रीजन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर कह रहा है कि आप कितना सेट ऑफ कर सकते हो। हमने पढ़ा है कि अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई भी लॉस होता है, तो उसका लॉस, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या डाई कर जा रहा है पार्टनर, उसके हिस्से का लॉसेस पार्टनरशिप फर्म कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती, बाकी सारे लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। इस केस में पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर सेम है, कोई रिटायर नहीं कर रहा, कोई पार्टनर की डेथ नहीं हो रही, तो सर आराम से लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
सेट ऑफ प्रोविजन इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस वेयर देयर इज चेंज इन रेशियो। ये जो हमारा लॉस डिसअलाउ वाला प्रोविजन रहता है ना सर, चेंज इन रेशियो में नहीं चलता। ये रिटायरमेंट या डेथ के केस पे लगता है, या तो सिर्फ चेंज इन पीएसआर में, या तो अलाउड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखना। ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को एंटर किए। अच्छा सर ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को एंटर करके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एज पर डीड ईच ऑफ देम विल बी एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 2000 रुपीज पर मंथ अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट। दो पार्टनर्स से दोनों को 2000 रुपए की सैलरी मिल रही है। 1 अगस्त 2024 को दे एग्जीक्यूटेड अ सप्लीमेंट्री डीड बाय व्हिच दे इंक्रीज द रेम्युनरेशन टू 3000 ईच इफ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द सप्लीमेंट्री डीड। सर क्या कहता है कि साल के बीच में इन्होंने सप्लीमेंट्री डीड बनाई और पार्टनरशिप में रेम्युनरेशन बढ़ा दी। सर बढ़ाना इज ओके, लेकिन आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं बढ़ा सकते कभी भी। आप हमेशा प्रोस्पेक्टिवली बढ़ा सकते हो, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं बढ़ा सकते। इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा दी, इट इज नॉट करेक्ट। जो डीड है वो इनवैलिड है। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक ठाक क्वेश्चन, एक बार नजर घुमा लो, मस्त मस्त क्वेश्चन है। क्या कहते हैं सर, मेसर्स एचआईजी फर्म। अच्छा एचआईजी फर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टनर्स नेमिंगली एचआईजी, 3 लोग हैं, एचआईजी 3 लोग हैं, ठीक है सर। Carried on the business of the purchase and sale of television sets in wholesale and manufacture the sale of pens under the Reed partnership firm executed on HR। ठीक है सर, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं एंड सर होलसेल ट्रेड भी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से अपने को समझ में आता है सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल सकता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एचआईजी 3 पार्टनर्स है, तीनों इंडिविजुअल कैपेसिटी पार्टनर्स है। The partnership deed provides for the payment of salary amounting to rupees 1,25,000 rupees each to H and G। सर यानी 2.5 लाख रुपए की पार्टनरशिप डीड से सैलरी मिल रही है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Who are working partners? A new deed of partnership was executed on 1 October 2024, which, apart from providing the payment of the salary to 2 working partners mentioned in the partnership deed executed on 1 July 2024, for the first time provided for the payment of simple interest 12% per annum for the balance outstanding on the capital account as on 1 July 2024। यानी सर क्या कह रहा है, आपने 1 अक्टूबर को एक नई डीड बनाई और डीड में ये क्या डाल रहे हो कि रेम्यूनरेशन तो ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ कर रहे हैं। तो कब से अलाउ कर रहे हैं सर, 1 अप्रैल से अलाउ कर रहे हैं। सर डीड बनाई 1 अक्टूबर को और हम रेट्रोस्पेक्टिवली इंटरेस्ट अलाउ करवा रहे हैं। क्या इनकम टैक्स अलाउ कर देगा? ना, नहीं अलाउ करने वाला। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च। अरे बाप रे, डिसॉल्व भी हो गई भाई साहब। The capital asset of the firm were distributed among the partners on 2024। यानी सर कैपिटल एसेट नए पार्टनर्स को बांट दिए गए। सर बाद में बांटे गए, दो प्रीवियस से 24-25 नहीं, 25-26 में बांटे गए। यानी कहना है सिंपली से जो 45, 4 एंड 9 बी वाले प्रोविजंस रहते थे वो अगले साल में जाएंगे, हमारे इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल ही नहीं है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 आफ्टर पेमेंट्स ऑफ सैलरी टू द वर्किंग पार्टनर्स डेबिट एंड क्रेडिट द फॉलोइंग आइटम्स। तो कितना था अपना, 1.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था सर। 1.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट तो पकड़ लो। सर कह रहे आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी देने के बाद का नेट प्रॉफिट इतना था। सैलरी देने के बाद का नेट प्रॉफिट इतना था। तो जितनी सैलरी दे रखी है 2.5 लाख रुपीस की, इसको ऐड बैक कर देंगे। तो सैलरी दे रखी है, इसको ऐड बैक कर देंगे। हाँ सर कर दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीस 1 लाख रुपए वॉज पेड टू पार्टनर्स ऑन द बैलेंस ऑन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल से लेके इतना। तो एक बात बताओ, हमने साल भर में उनको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट किया है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का साल भर का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए पेमेंट किया है। एक बात बताओ, इंटरेस्ट आपको रेट्रोस्पेक्टिवली तो अलाउ होता नहीं ना कभी भी। इंटरेस्ट तो हमेशा प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे अलाउ होता है। यानी सर 1 अक्टूबर को अगर डीड अमेंड किया तो 1 अक्टूबर के बाद वाला इंटरेस्ट सारा अलाउ होगा, उसके पहले का तो अलाउ होगा नहीं। तो सर इसका 50% जो है वो डिसअलाउ करना पड़ेगा अपने को, तो ऐड कर दो 50,000 रुपीज। परफेक्ट बात हो गई। सर इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 50,000 रुपीज पेड टू पार्टनर्स ऑन द बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन द करंट अकाउंट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। सर करंट अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट है सर उसको डिसअलाउ करना पड़ेगा। एक बात बताओ सर, इन्होंने डीड में अमेंड करके कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट का क्लॉज डाल दिया, लेकिन सर डीड में अमेंड करके करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट का क्लॉज ही नहीं डाला। तो अगर करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो पूरा ही डिसअलाउ होगा ना। डीड से पहले का तो डिसअलाउ होगा ही होगा, डीड के बाद का भी तो डिसअलाउ होगा, क्योंकि सर साल भर में कोई क्लॉज है ही नहीं करंट अकाउंट का, तो पूरा डिसअलाउ होगा ना। तो पूरा पूरा डिसअलाउ कर दो आप। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 20,000 रुपीज पेड टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा सर, एच आई जी 3 पार्टनर्स हैं। हमने एच को इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, एच के एचयूएफ को इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। तो अगर एच के एचयूएफ का इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो तो 18% अलाउड है ना। यस सर, इट इज अलाउड। आप पार्टनर को नहीं कर रहे, किसी थर्ड पर्सन को कर रहे हो, अलाउड है ना। सर 25,000 टुवर्ड्स परचेज ऑफ टेलीविजन सेट्स।
मेड बाय क्रॉस चेक, सर क्रॉस चेक से पेमेंट किया है सर, ऐड बैक कर दो 25,000 रुपए, इट इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। 30,000 being the value of gold jewelry received from the manufacturer for achieving targets। 30,000 रुपीज अपने को रिसीव हुआ है सर, क्या मिला हुआ है? गोल्ड ज्वेलरी मिली हुई क्योंकि हमने टारगेट अचीव किया था। इट इज अलाउड इनकम, इसको इग्नोर करेंगे हम। Depreciation amounting to 11,000 rupees on the motor car bought and used exclusively for the business purpose but registered in the name of the partner। सर क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन अपना कितना है? डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए का आपने कितना ले रखा है? सर पार्टनरशिप फर्म ने ले रखा है, भले एक्सक्लूसिवली रजिस्टर्ड एच के नाम पे है, लेकिन सर पूरा बेनिफिशियल ओनर ना, बेनिफिशियरी कौन है सर? एसेट यूज कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, तो इट इज अलाउड, कंप्लीटली अलाउड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सर? मैं सिर्फ तुक्का मार रहा हूँ, सिर्फ तुक्का मार रहा हूँ। 15,000 का डेप्रिसिएशन है, अलाउड है क्या सर? इसको अलाउड, चलो ठीक है, आगे देखते हैं, तुक्का आगे आगे चल के मारते हैं, पेटेंट ट्रायल आगे करते हैं। Depreciation under section 32 1H amounting to 37,000 rupees on new plant and machinery bought and installed, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसकी कॉस्ट थी इतनी। सर एक नई प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी 5 लाख रुपए की, उस पे साल भर में 7.5% डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि आधे साल के लिए इससे कम के लिए यूज किया, 180 डेज से कम के लिए यूज किया, तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, यानी सर 37,500 का डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर इसका इम्पैक्ट पहले ही दिया जा चुका होगा ना सर, पहले ही दिया जा चुका होगा ना, क्योंकि सर क्या कह रहा है ये हमसे? ये हमसे क्या कह रहा है? तो कह रहा है कोई एक चीज लाइन लिखी थी, हाँ, आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स, डेबिट क्रेडिट करने के बाद के फिगर्स है सारे, यानी हम सर कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट दे चुके हैं इस पे। सर लेकिन ये जो नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं सर, किसके लिए खरीद रहे हैं? इंस्टॉल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन्स। सर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन्स के लिए अगर आप कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है सर, क्योंकि साल के बीच में खरीदा 10,000, 10% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो -50,000 करूंगा क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा इस पे। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 25,000 रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आउट ऑफ द सरप्लस फंड। सर कभी भी अगर सरप्लस फंड पे कोई इंटरेस्ट होता है तो वो आईएफओएस में जाता है, यहां से निकालेंगे। Firm furnishes the following information relating to closing stock was valued at 60,000 rupees as per the method, sir lower of cost और एनआरवी। क्लोजिंग स्टॉक हमने किससे वैल्यू कर रखा है सर? 60,000 से वैल्यू कर रखा है, यानी हमारा जो प्रॉफिट है वो ये मान के निकाला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपीज है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 65,000 की है। सर कभी भी हम आईसीडीएस पढ़ते हैं, आईसीडीएस 2 क्या कहता है? आईसीडीएस 2 कहता है कभी भी अगर आपका बिजनेस में ना गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं होता, गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं होता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पकड़ लो, इंडियस 2 पकड़ लो या फिर आईसीडीएस 2 पकड़ लो, सबको यही बोलते हैं कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन हमेशा लोअर पे करना होता है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे। लेकिन कभी भी अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, उस केस में हमेशा चीजें एनआरवी पे लेके जानी पड़ती है अपने को। तो हमने 60,000 पे वैल्यू कर रखा, होना चाहिए 65,000, यानी सर 5,000 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा अपना प्रॉफिट, 5,000 से बढ़ाना पड़ेगा, ये सर बढ़ाना पड़ जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, सर बिजनेस लॉसेस अपने को अलाउ हो जाएंगे, लेकिन सर बाद में अलाउ होंगे 50,000 रुपीज के बिजनेस लॉसेस। सर ये आफ्टर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके उसमें से अलाउ होंगे। फेयर मार्केट ऑफ द कैपिटल एसेट, सर ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया तो बात की बात है, अभी हमारे मुद्दा ही नहीं है। सर क्या आप ये सब प्लस माइनस करने के बाद मेरे को नेट प्रॉफिट बता सकते हो, विच इज बुक प्रॉफिट, विच विल बी बुक प्रॉफिट? 1,00,000 में 2.5 लाख ऐड करूंगा, प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 माइनस 50,000 माइनस 25,000 प्लस 5,000, सर 4,55,000 रुपीज का मेरा बुक प्रॉफिट आ रहा है। 4,55,000 रुपीज का बुक प्रॉफिट आ रहा है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। ओह माय गॉड सर, 4,55,000 बिल्कुल सही आया अपना, बिल्कुल ही सही आ गया। सर इसमें से रेम्यूनरेशन कितनी अलाउ होती है? रेम्यूनरेशन सर पहले 6 लाख में जितना बुक प्रॉफिट होता है इसका है तो 90% पकड़ लो, इसका तो 90% पकड़ लो, और 3 लाख रुपए विच एवर इज हायर, तो 4,55,000 का 90% पकड़ रहा हूं मैं, तो 409,500 इतनी अलाउ हो जाएगी, या 3 लाख विच एवर इज हायर अलाउ हो जाएगी। ठीक है, ये तो अलाउड होगी। सर मैंने पे कितनी कर रखी है? मैंने पे तो सिर्फ 2.5 लाख ही पे कर रखी है, तो अलाउड रेम्यूनरेशन कितनी होगी? सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर, पूरी जितनी पे कर रखी पूरी अलाउ हो जाएगी। बुक प्रॉफिट में से 2,50,000 रुपीज माइनस करने वाला हूं मैं, इससे आ जाएगा मेरा क्या? पीजीबीपी आ जाएगा, पीजीबीपी। 2,05,000 का पीजीबीपी आ जाएगा, इसमें से बिजनेस लॉस माइनस करूंगा, मेरी बिजनेस इनकम कितनी बनेगी आफ्टर लॉसेस? सर 1,55,000।
इसमें से आईएफओएस ऐड करूँगा तो मेरी टोटल इनकम आ जाएगी 1,80,000 रुपीज़ की टोटल इनकम आने वाली है। कंप्यूट टोटल इनकम बस निकालनी है अपने को। अब चेक करो कि 1,80,000 रुपीज़ की टोटल इनकम आ रही। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बुरा नहीं, क्वेश्चन अच्छा है। इसमें अगर वो आगे के साल का पूछ लेगा ना तो अपने को थोड़ी-सी और मेहनत करनी पड़ जाएगी। फर्म डिसॉल्व हो रही है तो अपने को 9B भी कैलकुलेट करना पड़ जाता है। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर, समझ में आ गया, कोई इतनी मुश्किल पॉइंट नहीं, बाहर वाले को जितने में बेचते उतने में हम कैलकुलेशन कर लेते, 9B में भी निकाल लेते। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सर, विजय एजेंसी इज अ पार्टनरशिप फर्म कंस्टिट्यूटेड बाय 3 पार्टनर्स विथ इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1/3/2024 को, ठीक है। सर यानी लास्ट ईयर डिसॉल्व हो गई। आफ्टर अ सर्च, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म आउटस्टैंडिंग टू बी पेड वाज डिटरमाइंड 15 लाख रुपए। Out of the 3 partners, 1 partner was declared insolvent on 18th March 2025 by the court. Assessing officer for the recovering of the demand attached the bank account of the other 2 partners and could recover only 6 lakh rupees from the account of each partner. You are asked the following questions by the partners of the dissolution firm about the liability to pay them the outstanding demand. दूसरा, whether the assessing officer who attached the bank account of the partner is justified. तो सवाल आता है क्या देखना, 15 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग थे। 15 लाख आउटस्टैंडिंग थे किस पार्टनर्स के लिए? सर 3 पार्टनर्स थे सर, ए, बी और विजय। इसमें से विजय हो गया इंसॉल्वेंट, विजय इंसॉल्वेंट हो गया। सर लेने थे तीनों से ही लेने पड़ेंगे जो उनका पीएसआर था, लेकिन सर विजय इंसॉल्वेंट हो गया तो इन्होंने क्या किया, एओ ने 15 लाख इन दोनों से वसूलने लग गए। एबी को ही देने पड़ेंगे क्या पूरे 15 लाख कि सर वो अपने हिस्सा देंगे? राइट आंसर इज नहीं सर, अनलिमिटेड कैपेसिटी में आप लायबल हो जाते हो। और इस केस में ना आपको जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसके हिस्से का भी लॉसेस आपको कवर करने पड़ेंगे। यानी सर इन केस अगर विजय इंसॉल्वेंट हो गया ना तो मिस्टर एबी को ही पूरा का पूरा लॉसेस कवर करके देने पड़ जाएंगे। तो इनका जो अकाउंट अटैच किया गया ना, दैट इज वैलिड, दैट इज वैलिड इन लॉ accordingly the action of assessing officer for the recovery is correct, it is in order with the law. सर अब बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बात कर रहा है देखना। सर ट्रांसफर फीस एज रिसीव्ड बाय द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉम इट्स इनकमिंग मेंबर्स आउटगोइंग मेंबर्स आर सच फीस एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी? सर इसका आंसर है, वैसे एक सेकंड समझो इसको, क्या बात चल रही है। सर गोकुलधाम सोसाइटी यू ऑल नो गोकुलधाम गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर गोकुलधाम सोसाइटी में अगर कोई नया पर्सन आता है गोकुलधाम सोसाइटी में, अच्छा ये भी आपको पता होगा सर, कभी भी कोई हाउसिंग कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, हाउसिंग सोसाइटी, तो सर उसमें जो रजिस्ट्री होती है ना सोसाइटी के नाम पे होती है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में जो प्रॉपर्टी रहती है इट इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द सोसाइटी। इट इज द सोसाइटी जो मेंबरशिप कार्ड्स बेचती है, मेंबरशिप कार्ड 2, मेंबरशिप कार्ड 3 ये देती है लोगों को, जिसके बेसिस पे सर राइट टू लिव एस्टैब्लिश होता है। यानी उस फ्लैट में कौन रहने वाला है ये मेंबरशिप कार्ड के बेसिस पे डिसाइड होता है, वो सोसाइटी इशू करती है। अब सर अगर फॉर एग्जांपल मैं जेठालाल हूँ, मेरे पास एक मेंबरशिप कार्ड है अपने फ्लैट का, मैं इनको ये बेचना चाहता हूँ बबीता जी को। तो अगर जेठालाल ये मेंबरशिप कार्ड बबीता जी को बेचना चाहता है तो सोसाइटी के पास जाके कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं, सेल डीड रजिस्टर करानी पड़ती है सोसाइटी के पास और फिर प्रॉपर्टी मिल जाती है बबीता जी के नाम पे। सर इस केस में आने और जाने में सर खरीदते टाइम, देते टाइम जात का इनकमिंग मेंबर और आउटगोइंग मेंबर सर कुछ ना कुछ फीस देता है सोसाइटी को। तो सोसाइटी के हाथ में वो फीस एग्जेम्प्ट होती है कि टैक्सेबल होती है? राइट आंसर है सर इस पर्पस के लिए ऐसा बोला जाता है कि जो सोसाइटी वो फीस लेती है मेंबर से और भला करती है मेंबर्स का, फीस लेती है मेंबर से और भला करती है मेंबर्स का, तो सोसाइटी और मेंबर्स अलग-अलग लोग नहीं बनते इस केस में, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी लग जाता है। दिस इज जनरल इनकम ऑफ द सोसाइटी, इसलिए एग्जेम्प्ट हो जाती है। ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी कहलाता है, कहता है कि मैं एक दूसरे के भले के लिए तो बने हुए हैं, जब एक दूसरे के भले के लिए बने हो, तुमसे पैसा लेके तुम्हें कोई भला दे रही हूं मैं, इट इज एग्जेम्प्ट ना, इसलिए इसको एग्जेम्प्ट करा दिया जाता है। एक बार रीड करो पॉइंट, देखना क्या बोलता है। सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस हुआ, देखना। The issue under consideration is whether transfer fees received by cooperative housing society from its member incoming and outgoing is taxable or exempt on the principle of mutuality. Principle of mutuality के basis पे exempt है कि taxable है? On this issue, the High Court of Sindh High Court in Sindh Cooperative Housing Society versus ITO observed that under the bylaws of the society, charging of the transfer fees has no element of trading or commerciality. यानी सर जो हम चार्जिंग फीस ले रहे हैं ना ट्रांसफर फीस, उसमें हमारा कोई ट्रेडिंग नेचर नहीं, कमर्शियल नेचर नहीं है। हम पैसे ले रहे हैं क्योंकि सोसाइटी का भला करवाना चाह रहे हैं।
Both incoming and outgoing members have to contribute to the common fund of the SSC. The amount paid will be exclusively used for the benefits of the member as the class. यानी सर जो इनकमिंग मेंबर पैसे दे रहा है, आउटगोइंग मेंबर पैसे दे रहा है, सर ये सारे मेंबर्स के जो पैसे हैं ये मेंबर्स के लिए यूज होने वाले हैं, इसका कोई बिजनेस का इंटेंशन ही नहीं है. High Court therefore held that transfer fees received by the cooperative society, whether outgoing member, incoming member, is not liable to tax because of principle of mutuality, since the predominant services of the cooperative society is maintenance of the property of the society and not to taint or commercialize any property. फर्दर सेक्शन 28 कहता है कि इनकम डिराइव बाय ट्रेड एसोसिएशन. सर यहाँ पे क्या बता है, 44A का रेफरेंस देता है, 44A का रेफरेंस देता है, जो ट्रेड एसोसिएशन की इनकम होती थी ना, एग्जेम्प्ट होती है जनरल इनकम, वही वाला यहाँ पे एग्जांपल लिया. तो सिंपल बात होती है, अब अप्लाइंग द अबव रेशनल जो इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी. सर समझ में आता है क्या ये बात? हाँ सर समझ में आ जाता है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. इसी के साथ हमारा आराम से फर्म टैक्सेशन खत्म हो जाता है. एक आध क्वेश्चन है लास्ट में देखेंगे इसको. एओपी. एओपी टैक्सेशन का क्या क्वेश्चन है देखना. JK associates is association of person, ठीक है, consisting of two members, J age 40 and K age 37, ठीक है. शेयर्स ऑफ द मेंबर्स आर कितना, शेयर्स भी नोन है, शेयर भी नोन है. इनकम ऑफ एओपी फॉर द प्रीवियस ईयर कितना, 11 लाख रुपए. सर एओपी की इनकम 11 लाख रुपए. सर कभी भी अगर एओपी की इनकम पे टैक्स लगाना होता है तो उसके लिए देखना पड़ता है क्या शेयर नोन है क्या. हाँ सर शेयर नोन है. क्या सर मेंबर्स की इनकम बिफोर कंसिडरिंग इनकम फ्रॉम एओपी क्या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक की है, तो फिर एओपी स्लैब रेट टैक्स भरती है, अदरवाइज एमएमआर टैक्स भरती है. JNK's इनकम अदर देन एओपी की इनकम कितनी, 2.5 लाख रुपीस की एंड 2.9 लाख रुपीस की है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एओपी अज्यूमिंग दैट जे एक्सरसाइजेस टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. ये होल्ड रेगुलर रेजिम में टैक्स भर रहा है जे, एंड सर जो के है ना वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम भर रहा है, यानी सर 115 बीएसई में भर रहा है. यानी सर दोनों की इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम की है, यानी एओपी क्या करेगी, स्लैब रेट से टैक्स भरने वाली है. यानी इस केस में एओपी के हाथ में टैक्स रेट कितना लगेगा, 11 लाख पे निकाल लो आप. कितना आएगा, 20,000 30,000. 67,600 का टैक्स आना चाहिए. देखते हैं यही आना चाहिए. निकाला ही नहीं हुआ, निकाला ही नहीं हुआ. देखो मेरा ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ, ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन है. आप मुझसे बोलोगे कि सर इसने तो निकाला ही नहीं, आपने क्यों निकाला, तो भाई ऐसे को बोलो, आपके सामने आएगा तो निकाल के आ जाना बस. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है देखना. P and Q are individuals, ठीक है, एज 28 एंड एज 30 रिस्पेक्टिवली, हु कॉन्स्टिट्यूट अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन. P और Q मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. सर यानी एसोसिएशन बना रहे हैं, शेयर नोन है, ठीक है, बस ए और टी और क्यू की अगर इनकम कम है, टी और क्यू की इनकम अगर बेसिक एग्जाम्पशन से कम की है, एओपी स्लैब रेट टैक्स भरेगी, अदरवाइज एमएमआर से भरेगी. फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. सर क्या है बिजनेस के लॉस, बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये सब हमारे एओपी के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है. सर कॉस्ट सेल्स कितने की, 49,100,000 की, ठीक है, 49 लाख की. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी ठीक है. डिविडेंड फ्रॉम इनकम भी ठीक है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन सबको हटाओ. रेम्यूनरेशन दे रखा है. सर सबसे पहले तो पकड़ो नेट प्रॉफिट को. नेट प्रॉफिट को सबसे पहले पकड़ते हैं 524.3. इसमें सर डिविडेंड को हटाओ, यहाँ से डिविडेंड को हटाओ, डिविडेंड लॉन्ग टर्म को हटाओ सर यहाँ से. इसमें से 25 लाख रुपीस का जो डिविडेंड है इसको हटाओ, इसको ले जाएंगे आईएफओएस में. सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 640 को हटाओ, 640 को हटाओ, ये जाएगा अपना कैपिटल गेन में. जीएसटी पेनल्टी ड्यू. सर पेनल्टी कभी भी अलाउ नहीं होती, 39 एड बैक करना पड़ेगा. सर कभी भी अगर कोई एओपी इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन दे रहा है अपने पार्टनर्स को या अपने मेंबर्स को दे रहा है, सर ये पूरा डिसअलाउ हो जाता है. यानी सर रेम्यूनरेशन कितनी अलग डिसअलाउ हो गई, 300 की डिसअलाउ हो जा रही. बस इंटरेस्ट कितना डिसअलाउ हो रहा है सर, दोनों का टोटल 48.3 प्लस 35.7 दोनों डिसअलाउ होगा, यानी 84,000 रुपीज का इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा. ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं है. रिस्ट वॉचेस इंक्लूड, रिस्ट वॉचेस, अच्छा ठीक है, रिस्ट वॉचेस क्या कह रहे हैं, कॉस्टिंग 2500 ईच वर गिवन टू 12 डीलर्स. सर 2500 रुपए की ईच, 2500 ईच की रिस्ट वॉच 12 डीलर्स को हमने दे रखी है, यानी कुल मिला के 30,000 रुपीज की रिस्ट वॉच हमने बांटी हुई है. Who had exceeded the sales quota under the prescribed sales promotion scheme, other expenses में included है. सर कोई बुराई है क्या सर, नो प्रॉब्लम, ये अलाउड एक्सपेंडिचर, अलाउड एक्सपेंडिचर है. Employer's contribution of 6,000 rupees to PF for the month of November 24 was paid in January.
सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो नवंबर मंथ का है वो जनवरी में पे किया। सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो अलाउड होता है लेट पे करना, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। 30,000 रुपीज कैश पेमेंट के एडवर्टाइजिंग के लिए सर इसको ऐड कर सकते हैं, 30,000 को ऐड कर सकते हैं, सब थाउजेंड से फिगर है 30 ऐड कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग जीएसटी पेनल्टी सर अक्टूबर 2025 में पे की, द पेनल्टी वाज इम्पोज फॉर नॉन फाइलिंग। सर पूरा ही डिसअलाउ हो जाता है, कोई चर्चा ही नहीं करनी अपने को। सर टी और क्यू की इनकम क्या है? सर टी और क्यू की इनकम, ओ माय गॉड सर, टी की इनकम 3.5 लाख रुपए और क्यू की इनकम 2.62 है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट क्या आ जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट क्या आ जाता है? सर टी की इनकम ना बेसिक एग्जामेशन लिमिट ज्यादा की है। टी की इनकम सर बेसिक एग्जामेशन लिमिट ज्यादा की है, यानी सर जो एओपीएस के हाथ में जो इनकम है सर एमएमआर से टैक्सेबल हो जाएगी। एमएमआर से इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। एक बार आप आंसर निकालोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार पीजीपी की इनकम निकाल लो आप, कितनी आ रही? 524.3 प्लस 24, सॉरी, माइनस 25 माइनस 640 प्लस 39 प्लस 300 प्लस 84 प्लस 30, 312.3, 312.3 थाउजेंड रुपीज की इतनी इनकम आएगी हमारी ईओपी की। तो इसके अलावा अपने को एलटीसीजी ऐड करना पड़ेगा। एलटीसीजी कितना? एलटीसीजी आ जाएगा 640 और डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा। तो इस पे लगाना पड़ेगा टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स कैलकुलेशन कितना हो जाएगा हमारा? टैक्स कैलकुलेशन बोला क्या हमसे? टोटल इनकम निकालना है, टैक्स इम्प्लीकेशन इन दी हैंड्स ऑफ द मेंबर्स निकालना है। टोटल इनकम निकाल लिया हमने। टोटल इनकम में टैक्स किससे लगेगा सर? एमएमआर से लगने वाला है। एमएमआर कैसे निकालते सर? 3 3 4 से याद किया था हमने। 3 2.5 4 ऐसे याद किया था हमने। दो तरीके की एमएमआर रहती है, डिपेंड करता है कि ईओपी कौन से रिजीम में टैक्स भरे। मेंबर के हाथ में क्या करोगे सर? टी की इनकम है 3.6 लाख रुपीज, इसको पकड़ेंगे हम, प्लस ये जो टी के हाथ में रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट है सर, ये लेके जाना पड़ेगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा ये, दिस विल बी एग्जाम्प्ट। देख लो tax implication in the hands. Members of AOP have to pay tax in the total income, taking into the savings investments. Since one of the member is excluding the share of the AOP is more than basic exemption limit, then AOP will be charged tax at MMR. Since AOP takes tax at MMR, the share of member is not taxable in the hands of individual. Sir, as per 86 section 86 के अकॉर्डिंग वो exempt हो जाएगी इनकम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी सर अगर एओपी ने टैक्स भर दिया तो मेंबर्स के हाथ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्वेश्चन मैट के चालू हो जाते हैं। मैट के क्वेश्चंस आपको बाद में करवा दूंगा मैं आराम से, बहुत डिटेल तरीके से। अच्छा वीडियो को लाइक कर दो ना यार, अगर इतना आगे आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, बड़ा अच्छा लगता है तुम वीडियो लाइक करते हो तो। अल्लाह के नाम पे लाइक कर, पूरा लेके बैठा हूं मैं, लाइक कर दो तुम बस। हाँ, तो यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। ठीक है, आगे के सारे क्वेश्चन लगभग 9 से लेके 27 तक के मैट एएमटी क्वेश्चन आंसर से विच आर काफी कॉम्प्रिहेंसिव, तो वी विल सॉल्व दैट टुमारो मोस्ट प्रोबेबली। अभी आ जाओ बाकी क्वेश्चंस पे। सर बायबैक क्या बोलते हैं? बायबैक सर, XYZ is a domestic company purchases its own listed shares on 4th April 2020, 4 जुलाई 2024। तो बजट से पहले बायबैक करवा रखा है, बजट से पहले वाले बायबैक के प्रोविजंस बजट के पहले वाले लगते हैं, यानी सर इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम में टैक्स कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, the consideration for the buyback amounted to 21 lakh rupees which was paid on the same day। सर बायबैक की कंसिडरेशन कितनी हो रही है? 21 लाख रुपीस की हो रही है। परफेक्ट, सर इतने पैसे दे दिए, तो जिस दिन पैसे देते हैं उसके 14 डेज के अंदर टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अगर टैक्सेस नहीं पे करते 1% का इंटरेस्ट लग जाएगा आपके ऊपर। The amount received by the company 2 years back, कोई दिक्कत नहीं, 2 साल पहले का पैसा है, 13 लाख रुपए मिला था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी सर 10 लाख रुपए का बायबैक किया, 13 लाख रुपए कंपनी को मिले हुए थे, यानी 8 लाख रुपए की डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम थी। इस 8 लाख रुपए की डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है अपने को। कितना? 20% टैक्स लगता है, 12% सरचार्ज लगता है, 4% एजुकेशन सेस लगता है, इतना टैक्स लगता है। सर कितना टैक्स मैंने रोका मतलब सरकार का? 20% प्लस 12% प्लस 4%, सर 1,86,368 रुपीज, इतने का मैंने टैक्स पकड़ा, इतने का टैक्स पकड़ा। तो इतना टैक्स मैंने सरकार का रोका है, इस पे मल्टीप्लाई क्या करूंगा? इस पे सर कितने महीने का इंटरेस्ट लगाऊंगा? सर मेरे को पेमेंट कर देना चाहिए था 14 डेज के अंदर। 4th जुलाई को मैंने बाय बैक किया,
सर 18 जुलाई तक मेरे को पेमेंट कर देना चाहिए था। 19 जुलाई से मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और मैंने कब पेमेंट किया? कहता है कंप्यूट द एडिशनल इनकम टैक्स पेबल, कंप्यूट द इंटरेस्ट, ठीक है, एंड क्रेडिट आपने कब किया? सितंबर में क्रेडिट किया हुआ है। यानी सर 19 जुलाई से लेके 19 सितंबर तक सर आपका कितना 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाता है आपके ऊपर। जुलाई से अगस्त, 1 अगस्त से लेके हाँ, अगस्त से लेके सितंबर, सितंबर से हाँ, सितंबर, ये 3 मंथ्स का हो जाता है। 29 सितंबर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाता है। तो सर 1,86,368 पे आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कितना? आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ जाता है 3% या तो 1% फॉर 3 मंथ्स। तो अगर इस पे इंटरेस्ट निकालता हूँ तो कितना? 5589 का इंटरेस्ट आ जाता है। 5589 का इंटरेस्ट आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ का स्पेशल ध्यान देना इसमें, एक चीज़ का स्पेशल ध्यान देना, कभी भी अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वो नियरेस्ट 100 में करते हैं। नियरेस्ट 100 में कर देना, कैलकुलेशन इंटरेस्ट करना हमेशा नियरेस्ट 100 में होता है, तो यहाँ पे ये लोग ना इसलिए कम इंटरेस्ट में ऊपर-नीचे 1-2 रुपए का फ़र्क आ जाता है। आप नहीं भी करोगे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन कभी भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नियरेस्ट 100 में करते हैं आप। ये चीज़ का ध्यान दे देना बस। सर इतना ही है, बायबैक का एक क्वेश्चन है, मैं एग्ज़ाम्पल में आपको बाद में करवा दूँगा, लास्ट में करवा दूँगा। गॉट इट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 टनेज टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। देखो बहुत कम पूछा गया टनेज, 2-3 क्वेश्चन है, एक बार देख लोगे इसके बाद कभी देखना ही नहीं पड़ेगा। कैलकुलेट द टनेज इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग शिप। 4 अलग-अलग क्वार्टर है। ओ भाई साहब, भाई साहब, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सर क्या कहता है 1020 टन है, ठीक है सर, 1020 नेट टनेज है। सर आपको टनेज हमेशा नियरेस्ट 1000 में, नियरेस्ट 100 में लेके चलना पड़ता है, नियरेस्ट 100 में। तो सर 1020 टन्स का अगर पहला क्वार्टर है तो 1000 टन्स में लेके चलूंगा। 1000 टन्स के लिए हमने पढ़ा हुआ है, पहले 1000 टन्स के लिए कितना होता है? तो 70 रुपीज पर 100 टन। सर कैसे याद करोगे? 70, 17 में 70 में क्या जोड़ोगे? 17 हो जाए तो आपका 53 आ जाएगा। इसमें क्या माइनस करोगे? 11 माइनस करोगे 42 हो जाएगा। इसमें क्या माइनस करोगे? 13 माइनस करोगे 29 हो जाएगा। ये आपको पहले पर 100 टन लेके चलना पड़ता है। 70 रुपीज़ पर 100 टन लेके चलना पड़ता है। यस सर। उसके अलावा सर 1000 से लेके 10,000 तक आपका 53 रुपीज़ पर 100 टन, 1000 से 10,000 से लेके 25,000 तक का 42 रुपीज़ पर 100 टन और 20,000 25,000 के ऊपर सारा का सारा 29 रुपीज़ पर 100 टन लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे सर 1000 टन्स के लिए आपको कितना लेके चलना पड़ेगा? पर 100 टन आपको लेके चलना पड़ेगा ₹70, तो आपका ऐसा-ऐसा आ जाएगा टनेज आराम से। ₹700 की टनेज इनकम 120 दिन के लिए ऑपरेट किया तो 84,000 रुपीज़ की टनेज इनकम आ जाएगी अपनी क्वार्टर 1 में। सिमिलरली ऐसे आप क्वार्टर 2 का भी निकाल लोगे, क्वार्टर 4 का एक बार मैं निकाल के बता दे रहा हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। 37,525 की टनेज है, नेट टनेज है। इसको नियरेस्ट 100 में लेके जाऊँगा तो 35,500 आ जाएगा। इसमें पहले 1000 टन के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है सर? पहले 1000 टन के लिए डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70 करना पड़ता है, यानी ₹700 की पहले 1000 टन की इनकम आ जाती है। फिर नेक्स्ट 1000 से लेके 10,000 तक का क्या करना पड़ता है? सर 9000 टन्स हो जाता है सर, इसके लिए पर 100 टन का मैं क्या करता हूँ 53 रुपीज़ रेट लेके चलता हूँ, कितना हो जाता है 9000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 53, तो 4770 मेरा आ जाएगा सेकंड 1000 तक के टन तक का। फिर 10,000 टन से लेके सर 25,000 टन का मेरा कितना वैल्यू आ जाती है सर? 15,000 टन आ जाता है, 15,000 टन। तो इसके लिए पर 100 में 42 रुपीज़ लेके चलता हूँ। 15,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 42, यानी कुल मिला के 6300 रुपीज़ चला जाता है और सर बैलेंस 25,000 से लेके 37,500, यानी सर 12,500 डिवाइड करूँगा 100 से, मल्टीप्लाई करूँगा 29 से। 3625 रुपए, यानी कुल मिला के अगर मैं चारों का टोटल करता हूँ 700 प्लस 4770 प्लस 6300 प्लस 3625, कुल मिला के ना सर 15,395 रुपीज डेली टनेज इनकम आ रही है। नंबर ऑफ डेज कितना ऑपरेट किया गया सर? 100 डेज ऑपरेट किया गया है। मेरी टोटल इनकम कितनी आ जा रही है? 1539500। इतनी मेरी इनकम आ जा रही है, इतना ही मेरा आंसर है क्वार्टर। क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री आप निकाल लोगे, इसी मेथड से आपको निकालना है। ऐसा ही टेबल बना के आ जाओगे, एग्जामिनर कभी नंबर नहीं काटने वाला, कभी नंबर नहीं काटेगा आपके। तो समझ में आया क्या? बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको याद होना चाहिए कि सर पहले 1000 में 70 रुपीज़ पर 100 टन लगना चाहिए, नेक्स्ट 1000 में क्या, नेक्स्ट 9000 में क्या लगता है सर 53 रुपीज़ पर 100 टन, फिर नेक्स्ट 15,000 पे अपने क्या लगता है सर 42 रुपीज़ पर 100 टन और उसके ऊपर जितना भी है सर 29 रुपीज़ पर 100 टन लग जाता है। सर परफेक्ट बात अपने को समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ, क्या कहते हैं? डॉल्फी लिमिटेड इज अ टनेज टैक्स कंपनी प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन प्रीवियस ईयर 24-25। रेलेवेंट शिपिंग इनकम कितनी है? 350 लाख रुपए की। टनेज इनकम कितनी है? 180 लाख रुपए की। बुक प्रॉफिट कितना है सर? 400 लाख रुपए का बुक प्रॉफिट है।
मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। एक बार देखना क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट रीड करना, अपने आप समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द मिनिमम रिजर्व्स अमाउंट फॉर द कंपनी। मिनिमम रिजर्व्स कितना अमाउंट क्रिएट करना पड़ जाता है? सर कहता है जितना भी बुक प्रॉफिट रहता है ना, बुक प्रॉफिट का 20% आपको क्रिएट करना पड़ता है। बुक प्रॉफिट कितना है सर? बुक प्रॉफिट सर 400 लाख का है सर, 400 लाख का सर 20% अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, व्हिच इज़ इक्वल्स टू 80 लाख रुपीस का अपने को क्रिएट करना पड़ेगा टनेज रिजर्व अकाउंट। दूसरा, सर कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट एंड अदर प्रोविजंस इफ डॉल्फी ट्रांसफर्ड 66 लाख रुपीस टू टनेज रिजर्व अकाउंट। सर कहता है आपको 80 लाख रुपीस 80 लाख रुपीस आपको क्रिएट करना चाहिए था। आपने कितना क्रिएट किया? 66 लाख रुपीस क्रिएट किया। 66 लाख रुपीस आपका आपने क्रिएट किया। सर कहता है इतना आपने क्रिएट किया, यानी आपने शॉर्टफॉल कितना कर दिया? सर शॉर्टफॉल आपने कर दिया सर नियरली 14 लाख रुपीस का तो शॉर्टफॉल कर दिया। जितना शॉर्टफॉल करे ना उतना रेलेवेंट शिपिंग इनकम को टैक्सेबल करवा दिया जाता है। तो रेलेवेंट शिपिंग इनकम कितनी है? तो 350 लाख की रेलेवेंट शिपिंग इनकम है। 350 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 80, 61.25 लाख रुपीस आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। 61.25 लाख रुपीस आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट under the provisions of the income tax act if Dolphy misutilized the amount of 12 lakh rupees in previous year 25-26 out of 92 lakh rupees transferred। सर कह रहा है कि सर 12 लाख रुपए आपने मिसयूटिलाइज किए आउट ऑफ 92 लाख रुपीस। सर किसमें से? तो आपको टैक्सेबल करवा दी जाएगा। कितना रेलेवेंट शिपिंग इनकम होती है? टैक्सेबल करवा दी जाएगी। 350 में से डिवाइडेड बाय 92 इंटू 12, यानी सर आपके हाथ पे 45.65 लाख रुपीस टैक्सेबल करवा दी जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब ऐसा है ना कि आपको बस रेलेवेंट शिपिंग इनकम क्या होती है वो पता है ना, उसका 20% निकाल लोगे, बाकी सब तुक्के में आप निकाल लोगे, आपका बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये एमटीपी में पूछा गया किसी जमाने में। तरुण शिपिंग कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई फ्लाइज टू ओशियन गोइंग वेसल्स व्हिच इट ओन्स। अच्छा ठीक है, दो शिप्स है इसके पास। द रजिस्टर्ड टनेज ऑफ टू वेसल्स कितना? 47,506 516 टन्स एंड 200 ग्राम्स है, दूसरा 25,400 ग्राम है। ठीक है। अकाउंटिंग ईयर 23 ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट वेसल ऑपरेट 360 डेज, दूसरा 200 डेज के लिए ऑपरेट किया है। कोई दिक्कत नहीं। कंपनी ने रिवील किया फॉलोइंग एसेट, इसको थोड़ी देर के लिए किनारे करते हैं। सर सबसे पहले क्या मेरे साथ कैलकुलेशन कर सकते हो? 45,000 जो 47,516 टन्स का कैलकुलेशन है वो कैसे होगा? 47,516 टन्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 47,500 टन्स, इतना कैलकुलेशन कह सकता हूँ क्या? यस सर कह सकता हूँ। सर पहले 1000 टन्स के लिए मेरे को पता है कि सर 1000 टन्स के लिए डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70 करना पड़ता है, दैट इज 700, ये तो फिक्स है। नेक्स्ट 1000 से लेके सर 10,000 यानी 9000 टन्स के लिए मुझे करना पड़ता है डिवाइडेड बाय 100 इंटू 53। सर ये हो जाता है 4770, ये भी फिक्स है, हर बार सेम आएगा। नेक्स्ट 10,000 से लेके सर 25,000 टन्स के लिए 15,000 टन होता है, इसका सर हो जाता है 42 रुपीज विच इज इक्वल 6300, ये भी फिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट 25,000 से लेके सर 47,500 तक का सर मेरे को सफर तय करना है। 47,500 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 29, सर 6,625 रुपीज का 6,525 का मेरा हो जाएगा टनेज। इसको मैं चारों को टोटल करूंगा, 6,525 प्लस 6,300 प्लस 4,770 प्लस 700, कुल मिला के मेरी टनेज इनकम आ जाती है 18,295 रुपए की टनेज इनकम आ जाती है। 18,295 रुपए की टनेज इनकम आ जाती है। इस टनेज इनकम को मल्टीप्लाई करना पड़े कितने दिन वो काम किया इंडिया में। इस टनेज को मल्टीप्लाई करना पड़े कितने दिन काम किया। सर वो 360 डेज काम किया इंडिया में, तो इंटू 360 कर लेंगे। 65 कितना है? 65 लाख 86,200, इतना मेरे हाथ में आ जाएगा। सर मेरा पहले वाले शिप का आ ही रहा है, इतना ही आ रहा है। ऐसे सिमिलरली निकालूंगा सर, दूसरे शिप का भी आ जाएगा। दूसरे शिप की टनेज कितनी आ रही है सर? 112,202 टन आ रही है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जितने भी दिन काम किया मोस्ट ऑफली 200 डेज काम किया, तो आपका ये आंसर भी आ जाएगा, आपकी टोटल टनेज इनकम आ जाएगी। ठीक है सर, परफेक्ट बात है, परफेक्ट बात है। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा-सा एक वो था, एक छोटा-सा वो पॉइंट था कि सर टनेज आपको तब मिलता है ना जब आपकी जो अदर इनकम है ना, अदर इनकम सर 0.25 परसेंटेज ऑफ सर कोर शिपिंग एक्टिविटीज के बराबर हो। कोर शिपिंग एक्टिविटीज का, कोर शिपिंग एक्टिविटीज। सर मेरी कोर शिपिंग एक्टिविटीज कितनी है सर? 90,50,000 रुपीस की। सर इसका 0.25% निकालोगे कितना आता है? 90,50,000 का 0.25%, सर 22,625 रुपीस की मेरी सर अदर इनकम चल जाएगी। मेरे को अदर इनकम इतनी चल जाएगी। इससे अगर ज्यादा अदर इनकम होती है ना मेरी, तो मेरे को टनेज नहीं मिलता। तो सर कहता है मेरी 15,000 की तो इंसिडेंटल एक्टिविटीज की इनकम है, तो मेरे को टोटल पे टनेज मिल जाए, टोटल पे टनेज मिल जाता है। क्वेश्चन सिंपल सा था। इससे ज्यादा आपको टनेज में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। परफेक्ट बात है। आ जाओ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्वेश्चंस पे।
दी एसएससी पांडे कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या तो नाम है यार, नाम नहीं मजा नहीं, पांडे कोऑपरेटिव सोसाइटी is registered cooperative society formed with an objective of maintaining the property owned by it to effect repairs maintenance of the common property of the members and to confer the members the usual rights and privileges। यानी सर आपस में मेंबर्स का भला करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 द एसएससी हैज रिसीव 3 लाख रुपए ट्रांसफर फीस सर एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। सर एग्जांपल अपने को याद रखना पड़ेगा, कौन सा सर, सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ट्रांसफर फीस एज रिसीव्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी सर एग्जेम्प्ट होती है, सर एग्जेम्प्ट होती है सर। सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर इतना ही बस था कोऑपरेटिव, इतना सा ही पोर्शन था, बस इतना सा ही, इतना सा पोर्शन था। आगे आएगा क्या कोऑपरेटिव, थोड़ा सा एटीपी वगैरह में आता है अभी, बाकी अदरवाइज नहीं आएगा। आ जाते हैं बिजनेस ट्रस्ट में। एटीपी जब हम पढ़ेंगे तब वो डिडक्शंस वाला चैप्टर, तो उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आते हैं कोऑपरेटिव के, बाकी अदरवाइज नहीं आते। बिजनेस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेबी regulations 2014 gives the particular income 24-25। सर बिजनेस का कॉन्सेप्ट रिविजिट करवाओगे क्या? वीडियो डला हुआ है, रिवीजन वीडियो, आप आराम से उसको रेफर करो ना, उस पे लर्न करवाइए हुई टैक्स रेट्स, लेकिन यहाँ भी जो जरूरत पड़ेगी ना मैं आपको याद करवा दूंगा। सर क्या कह रहे हैं, बिजनेस ट्रस्ट है कि सर उसकी एक एसपीवी है, एसपीवी है सर बीटा। देख, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बीटा, इंटरेस्ट इनकम आ रही बिजनेस ट्रस्ट को बीटा से 4 करोड़ की। सर ये बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है और सर यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है। किस रेट से टैक्सेबल होती है? सर नॉन रेसिडेंट के हाथ में 5%, रेसिडेंट के हाथ में स्लैब रेट टैक्सेबल होती है। डिविडेंड इनकम, सर डिविडेंड इनकम देखना पड़ता है कि सर जो बीटा है ना, ये 115 बीडबल ऑप्ट कर रही है कि रेगुलर रिजीम में, इस पे डिपेंड करता है। मैं बीटा को होल्ड पे डालूं, नीचे लिखा हुआ होगा कहीं पे, देख लेते हैं। अज्यूम दैट बीटा डज नॉट ऑफर 115 बीडबल ए, बीटा ने 115 बीडबल ए नहीं ऑप्ट किया, 115 बीडबल ए नहीं ऑप्ट किया, यानी सर जो डिविडेंड एग्जेम्प्ट होना चाहिए। बीटा ने रेगुलर रिजीम भरा हुआ है तो सर डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी एग्जेम्प्ट है, यूनिट होल्डर के हाथ में भी एग्जेम्प्ट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ बीटा सर 1.5 करोड़ रुपए का बजट से पहले सेल कर रखा है। अच्छा सर, कभी भी अगर बिजनेस ट्रस्ट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी आती है उसकी, देखना सर, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में वो 15% टैक्सेबल होता है। बजट से पहले सेल किया ना, 15% टैक्सेबल होगा, बजट के बाद 20% हो जाए। यूनिट होल्डर के हाथ में अगर बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स भर दिया ना इस पे, तो यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज 1 करोड़। सर डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज कभी भी होती है ना बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में, तो वो पूरी की पूरी बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में सर टैक्सेबल होती है एमएमआर से, और ये यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाती है। सर अगला पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स इन रियल एस्टेट। एक बात बताओ, बिजनेस ट्रस्ट को एसपीवी से कोई भी इनकम होती है एग्जेम्प्ट होती है, एसपीवी के बाहर रेंटल इनकम होती है एग्जेम्प्ट होती है, कहीं बाहर दुनिया से एग्जेम्प्ट होती है। कैपिटल गेन की इनकम होती है शॉर्ट टर्म या 112 वाली इनकम होती है, दैट इज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, बाकी सारी इनकम एमएमआर से टैक्सेबल होती है। तो ये तो सर कोई थर्ड पार्टी से कोई थर्ड इनकम हो रही है ना, यानी सर ये भी एमएमआर से टैक्सेबल होती है और यूनिट होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाती है। सर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझना, एसपीवी के हाथ में, एसपीवी के हाथ में, सॉरी बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में, देखो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या इनकम्स होती है देखना, बिजनेस ट्रस्ट है सर, इसके हाथ में एसपीवी से क्या इनकम हो सकती है? सर इंटरेस्ट हो सकती है, डिविडेंड हो सकती है, सर अदर इनकम हो सकती है, तीनों एग्जेम्प्ट होती है। अदर पार्टी से रेंटल इनकम हो सकती है, सर कैपिटल गेन हो सकती है, और उसके अलावा भी अदर इनकम हो सकती है। रेंटल इनकम इज एग्जेम्प्ट, कैपिटल गेन की इनकम इज टैक्सेबल, और सर अदर इनकम एमएमआर से टैक्सेबल होती है ना, तो सर अदर इनकम में आगे ना, अगर बिजनेस ट्रस्ट कोई डिबेंचर्स होल्ड करती है तो ये तो एमएमआर से टैक्सेबल होना ही चाहिए ना। हाँ सर होगा ही होगा। रेंटल इनकम डायरेक्टली मिल रहा है, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट और यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल। Beta Limited is an Indian company in which business trust holds 70% of the shareholding, यानी 70% इसने होल्ड कर रखा है। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स और इन of the income earned by business trust in the hands of the business trust and the unit holder, assuming सर 10 करोड़ रुपए इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी यूनिट होल्डर के हाथ में, 10 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं, एक एक का ट्रीटमेंट पकड़ेगा और निकालता चलेगा, एक एक को पकड़ेगा और उसका ट्रीटमेंट करता चलेगा। सर कहता है इंटरेस्ट इनकम जो 4 करोड़ बांटी है सर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में सर एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और रिसीव्ड बाय द यूनिट होल्डर्स वुड बी टैक्सेबल इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4/11। सर कैसे टैक्सेबल होगी, देखना 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 देखना, बिजनेस ट्रस्ट के पास इनकम्स कितनी आ रही है, बिजनेस ट्रस्ट के पास इनकम देखना, 4 करोड़ की ये इनकम है, 2 करोड़ की ये इनकम है, 1.5 करोड़ की इनकम है, 1 करोड़ की ये इनकम है, इसके अलावा 0.1 की ये इनकम है, 2.5 करोड़ की इनकम, एक बार टोटल करना ना कितना हो रहा है।
सर 11.1 हो रहा है 11.1। बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम 11.1 करोड़ की है। टोटल इनकम 11.1 करोड़ की, इसमें से 4 करोड़ की इनकम वो है क्या, कौन सी, इंटरेस्ट इनकम की इनकम है। तो सर जो भी यूनिट होल्डर्स को पैसे मिलेंगे ना, यूनिट होल्डर्स को तो टोटल पैसे 10 करोड़ मिल रहे हैं। 10 करोड़ में से जितने पैसे मिलेंगे सर 4/11 रेशियो जो भी होगा ना इसका, जो भी यूनिट होल्डर्स को जितना पैसा मिलेगा 4/11 शेयर इंटरेस्ट इनकम में जाने वाला है यूनिट होल्डर के हाथ। 4/11 यूनिट होल्डर्स के हाथ में इंटरेस्ट इनकम में कैड में जाने वाला है। सर इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। सर सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सर डिविडेंड इनकम की बात करो, डिविडेंड इनकम भी सेम टू सेम चलेगा सर, क्योंकि एसपीवी ने एसपीवी ने सर रेगुलर रिजीम में टैक्स भरा हुआ है। इस केस में सर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है, इट इज एग्जेम्प्ट। प्लस यूनिट होल्डर के हाथ में भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसलिए कोई टीडीएस काटने की भी लायबिलिटी नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स पे है सर, तो 15% भरेंगे, बजट से पहले है तो यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज में एमएमआर से टैक्स भरना पड़ेगा, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 10 लाख रुपए का सर डिबेंचर्स में इंटरेस्ट से एमएमआर से टैक्सेबल भरना पड़ेगा, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रेंटल इनकम 2.5 करोड़ की है सर, इट इज एग्जेम्प्ट, यूनिट होल्डर के हाथ में सर स्लैब रेट से टैक्स लगने वाला है। सर कितना टैक्सेबिलिटी आएगी सर, 2.5/11.1 के प्रोपोर्शन में टैक्सेबल होगा। यूनिट होल्डर को जो पैसे मिल रहे हैं 2.5 डिवाइडेड बाय 11.1 के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन इज इजी, बिलीव मी क्वेश्चन इज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Buildwell Limited, a real estate investment trust registered under SEBI regulations, hold 51% shares in HATS Limited Buildwell। अच्छा ठीक है, Buildwell का होल्ड करता है 51% होल्ड करता है हैट्स में, और वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है सर। हैट्स के लिए देख लो, हैट्स ऑप्टेड टू पे टैक्स अंदर 115 बीएससी, हैट्स 115 बीएससी में भर रहा है, बीए में भर रहा है सॉरी। और विजय है, विजय 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 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है। अच्छा ठीक है, विजय 70% होल्ड करता है सर, विजय 70% होल्ड करता है इसमें रीट में। गजब ही बात है। ठीक है सर, चलो देखते हैं एक बार टैक्स इम्प्लीकेशन देखते हैं। यानी सर इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग जगह बनाता हूँ, देखना इधर ही देखते हैं। विजय होल्ड करता है 70% किसमें, बिल्डवेल में, और बिल्डवेल 51% होल्ड करती है किसमें, हैट्स में। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम हैट्स, अगर देखो बिजनेस के हाथ में क्या होगा, यूनिट होल्डर के हाथ में क्या होगा। इंटरेस्ट इनकम कभी बिजनेस को मिलती है, इट इज एग्जेम्प्ट, इट इज एग्जेम्प्ट, यस इट इज एग्जेम्प्ट। और सर यूनिट होल्डर को मिल रही है सर इंटरेस्ट इनकम 1 करोड़ रुपए की। सर यूनिट होल्डर विजय तो रेसिडेंट है ना, विजय तो रेसिडेंट है, तो यूनिट होल्डर के हाथ में स्लैब रेट टैक्सेबल होती है, स्लैब रेट टैक्सेबल होगी इंटरेस्ट इनकम। तो यानी 1 करोड़ रुपए अगर है इंटरेस्ट इनकम है, तो इसका कितना टैक्सेबल होगा, जितना भी टोटल इनकम इस रेशियो में टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम 70 लाख रुपीज टैक्सेबल आनी चाहिए यूनिट होल्डर के हाथ में, क्योंकि 70% का ओनर है नहीं है, 70% का ओनर है नहीं है। सर परफेक्ट, बात समझ में आ गई। ठीक है, डिविडेंड इनकम हैट से कितनी मिल रही है सर, 30 लाख की। सर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होती है, यूनिट होल्डर के हाथ में सर टैक्सेबल होगी। सर इसका 70% होल्डिंग विजय के पास है, 21 लाख रुपीज टैक्सेबल होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द डेवलपमेंटल प्रॉपर्टी सर 1 करोड़ रुपए सर, ये टैक्सेबल होगा एमएमआर से पूरा, यूनिट होल्डर के हाथ में पूरा एग्जेम्प्ट। अनलिस्टेड डिबेंचर से इनकम है सर, एमएमआर से टैक्सेबल होगा, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट। रेंटल इनकम 25 लाख रुपए सर, ये होगी एग्जेम्प्ट, और ये हो जाएगा सीधे सीधे 25 लाख का टैक्सेबिलिटी आएगी यूनिट होल्डर के हाथ में। यूनिट होल्डर के हाथ में कितनी टैक्सेबिलिटी आ रही है सर, इसका 70%, 17.5 लाख की टैक्सेबिलिटी आती है। आ जाएगा इससे आंसर, एक बार चेक कर लो। 70 लाख, 21 लाख निल निल, 71 लाख, 12 लाख निल निल, 1 करोड़ निल, 10 लाख निल, 1 करोड़ से पूरी टैक्सेबल, 10 लाख से निल निल, और लास्ट में 17.5 लाख, और ये ओके सर। और इस पे फिर टैक्स रेट लगा दो। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या टैक्स रेट लगा रहे हैं सर, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में जो भी इनकम एमएमआर से टैक्सेबल होगी सर, एमएमआर से टैक्स लगा देंगे। एमएमआर इसने क्या अज्यूम किया सर, 30 प्लस 37 प्लस 4 कुछ अज्यूम कर रखी। आप चाहो तो 30 प्लस 25 प्लस 4 भी अज्यूम कर सकते हो। ऐसा मान सकते हो कि जो बिजनेस ट्रस्ट है 115 बीएसी में टैक्स भर रही है, यू कैन अज्यूम दैट। इंडिविजुअल के हाथ में जो स्लैब रेट है वो लगा देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। 1 करोड़ 8 लाख की इनकम है, इसमें टैक्स निकालो, आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें तो। तो एक चीज है कि ऐसा अज्यूम किया है इस ट्रस्ट ने कि सारे के सारे पैसे यूनिट होल्डर को बांट दिए, ऐसा अज्यूम किया हुआ है सर। अगर कुछ हिस्सा कम बांटा होता तो क्या करते सर, जो रिसीट होता है ना उसका इतना टैक्सेबल करवाना पड़ता है।
सर फॉर एग्जांपल ये तो हमने अभी अज्यूम किया 100% बाँट दिया। फॉर एग्जांपल अगर उसने सर 10 लाख रुपए ही बाँटा होता, तो अपने को इस 10 लाख का ना सर 4/11.2 ऐसे करते-करते प्रोपोर्शनेट करना पड़ता, फिर इसका 70% लेना पड़ जाता, ऐसा निकालना पड़ जाता। क्वेश्चन है नहीं अपने पास एज़ सच, अगर आएगा तो आई विल है नहीं अभी तक। इन्वेस्टमेंट फंड क्या कहता है? The following are the particulars of the income for 4 इन्वेस्टमेंट फंड प्रीवियस है 24-25। एक बार थोड़ा-सा मुझे लग रहा है उसमें और डिटेलिंग दे दूँ मैं आपको, थोड़ा-सा और डिटेलिंग दे दूँ। देखो 1 सेकंड क्या बात चल रही है। सर फॉर एग्जांपल बिज़नेस जस्ट कमा के आ रही है, सर रेंटल कमा रही है, रेंटल नहीं इंटरेस्ट कमा रही, इंटरेस्ट कमा रही। फॉर एग्जांपल 10 करोड़ इंटरेस्ट कमा रही। विजय क्या होल्ड कर रहा है? विजय विजय सर 70% होल्ड कर रहा है बिज़नेस ट्रस्ट में। बिज़नेस ट्रस्ट ने कमाया कितना? 10 करोड़ और बाँटा कितना? सर बाँटा सिर्फ 5 करोड़ है। तो विजय के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा ये समझो। सर 5 आउट ऑफ 10 ही सिर्फ अगर बाँटा है, 5 आउट ऑफ 10 ही बाँटा है, तो सिर्फ इतना ही विजय के हाथ में जाएगा ना, 5 करोड़ ही जाना चाहिए। 5 करोड़ ही जाना चाहिए ना। और उसमें से भी सर विजय 70% होल्ड कर रहा है, तो सर 3.5 करोड़ टैक्सेबल होना चाहिए ना। यस सर, सही टैक्सेबल होना चाहिए ना। यानी जितना विजय को मिल रहा है ना, उसको लेके जाना पड़ेगा अपने को टोटल के रेशियो में, जो 5:10 का रेशियो है टोटल जितना भी बाँटा उसका, उस रेशियो में। और सर उसका 70% लेना पड़ जाएगा। आया होगा आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। कुछ ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट नहीं, क्वेश्चन दिखेगा ना आपको आराम समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, वी विल सॉल्व इट आउट लेटर ऑन। इन्वेस्टमेंट फंड के क्वेश्चन में आ जाओ। Particulars of the for the following are the particulars of the income of the assessment for 4 इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम के लिए 4 पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। इन्वेस्टमेंट फंड ए, बी, सी, डी 4 इन्वेस्टमेंट फंड है। सबसे पहले अलग-अलग देखना है, ठीक है? किसी को भी एक साथ तो मत देखना, सबको अलग-अलग देखना। सर इन्वेस्टमेंट फंड ए के पास बिज़नेस इनकम कुछ है नहीं। कैपिटल गेन की इनकम है और 4 लाख रुपए की अदर सोर्सेज़ की इनकम है। सर इन्वेस्टमेंट फंड के टैक्सेशन में अपने को सिर्फ एक वर्ड याद करना पड़ता है पीआईटीबी। पीजीबीपी इनकम इज़ टैक्सेबल फॉर इन्वेस्टमेंट फंड, पीआईटीएफ होता है। पीजीबीपी इनकम इज़ टैक्सेबल फॉर फंड, पीजीबीपी इनकम इज़ टैक्सेबल फॉर फंड, बाकी सारी इनकम exempt होती है। तो सर यहाँ पे बिज़नेस इनकम कुछ है नहीं, जो कैपिटल गेन की इनकम है और अदर सोर्सेज़ की इनकम है सर ये कहाँ जाएगी? यूनिट होल्डर के पास चली जाएगी। एक बार यूनिट होल्डर की डिटेल देख लेते हैं नीचे क्या दे रखी है। ईच इन्वेस्टमेंट फंड हैज़ 20 यूनिट होल्डर हैविंग 1 यूनिट ईच फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और मोर। सर कह रहे हैं हर फंड में 20 यूनिट होल्डर है और सबके पास एक-एक यूनिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फंड इज़ द ओनली इनकम ऑफ द यूनिट होल्डर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार आगे चल के इस क्वेश्चन को भी सीख देख लेंगे। अभी आप मानो कि हर फंड में 20 यूनिट होल्डर है। सर कैन आई सिंपली अज्यूम कि ये सारी की सारी इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी। 16 लाख डिवाइड करता हूँ 20 से तो लगभग 80,000 रुपीज़ कैपिटल गेन की इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में जाएगी और 20,000 रुपीज़ की अदर सोर्सेज़ की इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में जाएगी। ऐसा मेरा केस बनेगा और बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में सर कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, पहले वाला फंड के केस में, आप चेक कर लो। फंड के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही और यूनिट होल्डर के हाथ में सर 80,000 का कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज़ 20,000 रुपीज़। ये तो बहुत सिंपल सा केस था। अगले क्वेश्चन पे आओ। सर फंड बी क्या बोलता है? बिज़नेस इनकम 2 लाख की, कैपिटल गेन की 14 लाख और अदर सोर्सेज़ की 4 लाख। ये सीधे-सीधे इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होगी। आपको आंसर में भी यही मिलेगा और इसका सर डिवाइडेड बाय 20 यूनिट होल्डर के हाथ में जाएगा। आपको ये भी मिलेगा सेम टू सेम। कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं इस पॉइंट पे भी। तीसरे वाले एग्जांपल पे जाओ। सर बिज़नेस इन्वेस्टमेंट फंड का लॉस है, बिज़नेस लॉस और कैपिटल गेन है 6 लाख रुपए का। कैपिटल गेन का लॉस है 6 लाख और अदर सोर्सेज़ का इनकम है 8 लाख रुपए की। सर हमने पढ़ा हुआ है कि जो बिज़नेस इन्वेस्टमेंट फंड होता है, इन्वेस्टमेंट फंड के लॉसेस सर अगर बिज़नेस लॉस है तो इन्वेस्टमेंट फंड कैरी कर सकता है, बाकी सारे लॉसेस यूनिट होल्डर के पास जाते हैं। तो कैन आई सिंपली डिवाइड दिस लॉसेस इंटू 20 और बाँट दूँ यूनिट होल्डर्स के हाथ में? ऐसा कर नहीं सकता। आई कैन नॉट सिंपली डू दैट। क्यों नहीं कर सकता सर? सर आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बातें चलती हैं सर, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ तो कर ही सकते हो लॉसेस का। कैन आई सिंपली से कि जो 2 लाख का बिज़नेस लॉस है, ये इस इनकम से माइनस हो सकता है, यानी सर ये इनकम कम होके 6 लाख बन जाएगी। कैन आई सिंपली से दैट? यानी बिज़नेस जो इन्वेस्टमेंट फंड है इसके हाथ में सर बिज़नेस इनकम क्या बची? सर कुछ भी नहीं बची। यूनिट होल्डर के हाथ में जबकि ऐसा केस बन जाएगा कि 30,000 रुपीज़ की इनकम टैक्सेबल 30,000 रुपीज़ का लॉस मिलेगा उनको, कैपिटल गेन का लॉस और 30,000 रुपीज़ का उनको क्या मिलेगा? सर आईएफओएस की इनकम बन जाएगी। आई कैन से दैट 30,000 रुपीज़ का उनको लॉस मिलेगा और 30,000 रुपीज़ की आईएफओएस की इनकम बनेगी। अगर यही आप चेक करोगे तो सर आईएफओएस की इनकम इतनी बन के जा रही है। इन्वेस्टमेंट फंड में कोई इनकम नहीं है।
फोर्थ में जाओ, फोर्थ वाला और अच्छा है। सर कहते हैं 5 लाख रुपए की बिज़नेस इनकम है, 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन की इनकम है, 2 लाख रुपए के लॉसेस हैं। सर सबसे पहले तो इंटरनल सेट ऑफ करेंगे। इंटरनल सेट ऑफ कैसे करेंगे सर? हमेशा इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि बिज़नेस इनकम से सेट ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस इनकम ज़्यादा टैक्सेबल होती है। तो बिज़नेस इनकम बची 3 लाख रुपए की, इसको ये पूरी की पूरी कहाँ जाएगी? इन्वेस्टमेंट फंड के पास जाएगी, और जो ये अपने पास 20 लाख रुपीज़ के लॉसेस बचे, ये यूनिट होल्डर के हाथ में चले जाएँगे। 20 से डिवाइड कर लो सर, 1 लाख रुपए का लॉस पर यूनिट होल्डर को मिलेगा। 3 लाख की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के पास और 1 लाख रुपए का लॉस यूनिट होल्डर के पास। कोई दिक्कत है ही नहीं इन क्वेश्चंस में भाई, क्यों फँसते हो तुम? मुझे तो समझ ही नहीं आता, क्यों फँसते हो तुम? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखना। इफ इन्वेस्टमेंट फंड सी हैज़ द फॉलोइंग इनकम कंपोनेंट्स फॉर असेसमेंट ईयर 26-27, अगले साल की बात कर रहा है। इन्वेस्टमेंट फंड सी में क्या हुआ था? सर ये लॉस सेट ऑफ कर दिया था हमने, यानी सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में बिज़नेस लॉस कितना था? 0 था। सर उसके अलावा यूनिट होल्डर्स के पास क्या था? सर 6 लाख रुपए का लॉस था, 6 लाख का लॉस था कैपिटल गेन में, और 6 लाख की इनकम थी आईएफओएस में, ऐसा हमने पढ़ा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट फंड सी के पास फॉलोइंग इनकम कंपोनेंट्स है। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ द फंड इफ ट्रस्ट इफ द यूनिट होल्डर ऑफ दैट ईयर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यूनिट होल्डर के बाद में व्हाट वुड बी टोटल इनकम ऑफ द फंड एंड द यूनिट होल्डर फॉर दैट ईयर, अगले साल की बात कर रहे हैं। अगर अगले साल में बिजनेस इनकम कितनी हो गई फंड के हाथ में? 2 लाख की। उसके अलावा सर कैपिटल गेन की इनकम आ गई सर 9 लाख रुपए की, और अदर सोर्सेज की इनकम आ गई 6 लाख रुपए की। सर जो 2 लाख रुपए की बिजनेस इनकम है सर, इस पे तो सीधे सीधे बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होगा ही होगा। जो कैपिटल गेन की इनकम है सर, इसके हिस्से करने पड़ेंगे, 20 हिस्से करने पड़ेंगे, 20,000 20 हिस्से करने पड़ेंगे। सर 45,000 रुपीज़ का इनकम पर यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, पर यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। और आईएफओएस को भी 20 करूँगा, 30,000 रुपीज़ की आईएफओएस की इनकम टैक्सेबल होगी। आईएफओएस की इनकम टैक्सेबल होगी यूनिट होल्डर के हाथ। यूनिट होल्डर के हाथ में पिछले साल में कुछ लॉस भी होगा 30,000 रुपीज़ का, वो सेट ऑफ कर सकता है। तो पिछले साल यूनिट होल्डर्स को कैपिटल गेन का लॉसेस मिला था, वो इस साल यूनिट होल्डर सेट ऑफ कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनमें तो। यही आंसर आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। देखना। In case of investment fund, see business loss of 2 lakh rupees set off against the income of 8 lakh rupees. Loss of 6 lakh under the capital gain head cannot be set off against the other head. The same can be carried forward by the unit holders. For assessment year 26-27, the brought forward loss of 30,000 rupees can be set off against the capital gain of 45. जो 30,000 का लॉस है, इसको 45 लाख की इनकम से 45,000 की इनकम सेट ऑफ कर सकते हैं बाय द यूनिट होल्डर सिंस पीरियड ऑफ होल्डिंग इज 12 मंथ्स और मोर। और 2 लाख रुपए का जो आईएफओएस की इनकम है, सॉरी 2 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम है सर, टैक्सेबल होगी, और अदर सोर्सेज की यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। कोई भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए इन क्वेश्चंस में। अगर दिक्कत हो रही है, तो एक बार रिवीजन देख लो, उसमें सब दिक्कतें ठीक हो जाएँगी। एक बार रिवीजन देख लोगे, सब क्लियर हो जाएगा। एन इन्वेस्टमेंट फंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। सर इन्वेस्टमेंट फंड अगर कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड है, बिज़नेस इनकम पे कितना टैक्स भरेगा सर? बिज़नेस इनकम में 25% टैक्स भरता है, 30% टैक्स भरता है एज़ द टर्नओवर में भी। और सर इन्वेस्टमेंट फंड अगर ये एलएलपी के फॉर्म में 30% भरता है, और इन्वेस्टमेंट फंड ये अगर किसी और एंटिटी के फॉर्म में होता है, एओपी वगैरह में या पार्टनर प्रोप्राइटरशिप में, फर्म के फॉर्म में, तो सर एमएमआर से टैक्स भरता है। इन्वेस्टमेंट फंड इनकॉर्पोरेटेड इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, 20 रेजिडेंट यूनिट होल्डर हैं, ईच होल्डिंग 5 यूनिट्स। 20 यूनिट होल्डर है इंटू 5 यूनिट, यानी कुल मिला के 100 यूनिट्स है इन्वेस्टमेंट फंड की। 20 में से क्या है सर? सुनो 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 सुनो, 16 ऐसे हैं तो ग्रेटर देन 12 मंथ्स के लिए होल्ड कर रहे हैं, और 4 लेस देन 12 मंथ्स के लिए होल्ड कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। द पर्टिकुलर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 ऐसा है। बिजनेस इनकम कितनी है? 20 लाख की। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस कितने हैं सर? 30 लाख रुपए की। और सर आईएफओएस की इनकम कितनी है? 40 लाख रुपए की। Oh my God. Discuss the tax treatment in the hands of above income as well as unit holder for assessment. Would your answer be different अगर unit holders, अगर investment fund distribute 80% करती है तो क्या होगा? देखते हैं, आंसर दोनों का देखते हैं। सर ये जो बिजनेस इनकम है कंपनी के फॉर्म में है सर, ये 20%, 25% और 30% से टैक्सेबल होगी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में होने वाली। जो 30 लाख का लॉस है ना, बिजनेस लॉस, ये अपने को यूनिट होल्डर में बांटना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 20 कर लेता हूँ फ्लैट, यानी 1.5 लाख रुपीस का जो कैपिटल गेन का लॉस है ना,
ये लॉस ये यूनिट होल्डर के पास जाने वाला है और यूनिट होल्डर के हाथ में ही इसका डिडक्ट यूनिट होल्डर के हाथ में ही होने वाला है। सर लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, ये जो 1.5 लाख का लॉस है ना, सिर्फ 16 यूनिट होल्डर को ही अलाउड होगा। 4 यूनिट होल्डर जो कि नए वाले ना, न्यू वाले, लेसर देन 12 मंथ्स वाले, इनको अलाउ नहीं होने वाला है। जो 1.5 लाख का लॉस है ना कैपिटल गेन का, ये 20 यूनिट होल्डर्स में आप बांटोगे और 20 यूनिट होल्डर्स में सिर्फ अलाउ किसको होगा? 16 यूनिट होल्डर्स को, जो 1 साल से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। जो 12 मंथ ज्यादा होल्ड कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ होगा। सर जो कम होल्ड कर रहे हैं 1 साल से भी, उसको थोड़ी अलाउ होना चाहिए। और सर बाकी कैपिटल गेन की जो आईएफओएस की इनकम है, सर आईएफओएस की इनकम का क्या होगा? सीधे सीधे 20 में बांट दो, 2-2 लाख रुपए सबके हाथ में टैक्सेबल करवा दो। कोई दिक्कत है ही नहीं इनमें। देखना एक एक पॉइंट का एनालिसिस देखना। 20 लाख रुपीज की इनकम है सर, बिजनेस इनकम के हाथ में टैक्सेबल होगी, यूनिट होल्डर के हाथ में नहीं जाती। कैपिटल गेन का लॉस है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। सर कहता है वुड नॉट बी अलाउड एंड पास थ्रू इन्वेस्टर्स एंड हैज नॉट बीन हेल्ड बाय द यूनिट होल्डर, जो 12 महीने से कम के उनके लिए नहीं होगा। अकॉर्डिंगली जो 1.5 लाख का लॉस है कैन बी कैरिड फॉरवर्ड बाय द 16 यूनिट होल्डर्स, और 1.5 लाख का लॉस जो है 4 यूनिट होल्डर का, इनका नहीं कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाएगा। यही फॉर इसकी इनकम 2-2 लाख रुपए टैक्सेबल होगी। सर कहता है इफ इनकम इज नॉट पेड और क्रेडिटेड टू द यूनिट होल्डर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इट शैल बी डीम्ड टू बी क्रेडिटेड। सर अगर यूनिट होल्डर्स के हाथ में नहीं बांटती ना इनकम इन्वेस्टमेंट फंड, तो ऐसा मान लिया जाएगा दे दी इनकम। अगर डिविडेंड नहीं बांट रही, कोई भी इनकम नहीं बांट रही, ऐसा मान लिया जाएगा दे दिया। सच में कॉन्सेप्ट नहीं चलता, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंड में चलता है। अगर पैसे नहीं बांटे तो मान लिया जाएगा पैसे दे दिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। इन्वेस्टमेंट फंड का क्वेश्चंस कितने जा रहे हैं क्या? एक दो क्वेश्चन और है मस्त, एक दो प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है मस्त, इसके बाद हमारा पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। मिस्टर राजेश, a resident unit holder of PQR and Shipra Limited. अच्छा, देखना PQR and Shipra. PQR is an investment fund. PQR इन्वेस्टमेंट फंड है और शिप्रा एक रीट है, एक बिजनेस ट्रस्ट है। ओ भाई साहब, ये राजेश है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या करवा रहे हैं। सर जो रीट है ना, वो 100% सब शेयर होल्डिंग रखती है जीपीएल में। जो रीट है ना, 100% होल्डिंग रखती है जीपीएल में। जीपीएल यानी इसकी एसपीवी हो गई, इंडियन कंपनी। राजेश होल्ड 10%, राजेश 10% दोनों में होल्ड करता है, 10% होल्ड करता है दोनों में, 10% इसमें और 10% इसमें। ठीक है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम फ्रॉम द शिप्रा एंड पीक्यूआर एज लिमिटेड। सर देखो शिप्रा पीक्यूआर, देखो अब इसने क्या किया, इसने क्या किया सर, शिप्रा को पहले दे दिया, यानी सर ये बिजनेस ट्रस्ट है और ये इन्वेस्टमेंट फंड है। सर ध्यान देना, सर गड़बड़ कर रहा है। देखो ऊपर उसने क्या बोला, पीक्यूआर इज इन्वेस्टमेंट फंड और शिप्रा इज बिजनेस ट्रस्ट। सर इसलिए इसने नीचे उल्टा कर दिया, अब कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, ध्यान देना थोड़ा सा। अब सर देखो, ये पीक्यूआर की इनकम है, ठीक है, पीक्यूआर की इनकम है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कंप्यूट द टोटल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल बाय द राजेश। हमको राजेश की इनकम निकालनी है। अज्यूम करो वो 115 बीएससी ऑप्ट करके बैठा है, हमको सिर्फ उसकी इनकम निकालनी है। ठीक है, एक बात बताओ, डिविडेंड इनकम जीपीएल से कितनी, 2 करोड़ रुपए की डिविडेंड इनकम आ रही है। सर बिजनेस ट्रस्ट को 2 करोड़ की इनकम आ रही है, सर बिजनेस ट्रस्ट को 2 करोड़ की इनकम आ रही है। ये यूनिट होल्डर के हाथ में बटेगी, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी कि एग्जम्प्ट होगी, डिपेंड करता है एसपीवी किस रेट से टैक्स भर रही है। जीपीएल डज नॉट एक्सरसाइज 115 बी डबल है, जीपीएल ने 115 बी डबल ऑप्ट नहीं किया हुआ, यानी सर जो भी डिविडेंड होगा यूनिट होल्डर के हाथ में, दिस विल बी एग्जेम्प्ट। अगर कभी भी जो एसपीवी है वो 115 बी डबल में टैक्स नहीं भर रही है, रेगुलर रेजिम में भर रही है, तो यूनिट होल्डर के हाथ में डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो जाता है, दिस विल बी एग्जेम्प्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम जीपीएल से 3 करोड़ रुपए की हो रही है। एक बात बताओ, जीपीएल से 3 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम हो रही है, यानी बिजनेस ट्रस्ट को 3 करोड़ की इनकम हो रही है। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है। यूनिट होल्डर के हाथ में किस रेट से टैक्सेबल होती है, स्लैब रेट टैक्सेबल होती है। तो टैक्सेबल कितनी होगी, 3 करोड़ की इनकम है, इसमें से 10% शेयर होल्डिंग किसके पास है, सर राजेश के पास है। यानी इंटरेस्ट इनकम कितनी जाएगी राजेश के हाथ में, राजेश के हाथ में 30 लाख रुपए की इनकम टैक्सेबल होगी, इंटरेस्ट इनकम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज, जो 1 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज, बिजनेस ट्रस्ट को कोई भी अदर इनकम है डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज की, सर दिस इज टैक्सेबल एट एमएमआर फॉर बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एमएमआर टैक्सेबल होती है, यूनिट होल्डर के हाथ में इट इज एग्जेम्प्ट, तो इसको भी एग्जेम्प्ट करवा दो। ओह वाओ सर, एग्जेम्प्ट। सर अब बात कर रहे हैं, अब आ गई इन्वेस्टमेंट फंड में। इन्वेस्टमेंट फंड की बिजनेस इनकम से हमें कोई लेना देना नहीं होता, यूनिट होल्डर को, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में ही जाती है। लेकिन सर जो लॉसेस होते हैं ना, ये अपने को लेने पड़ते हैं। 27 लाख रुपीस के लॉसेस है इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में, कौन से, कैपिटल गेन के लॉसेस है। इसका 10% इसको मिल जाएगा, यानी 2.7 लाख रुपीस के लॉसेस राजेश को मिल जाएंगे। और इंटरेस्ट इनकम कितनी मिलेगी, 52 लाख है ना, तो 5.2 लाख रुपीस की, सॉरी 5.2 लाख रुपीस की इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी। यानी राजेश की इनकम अगर मैं निकालू 35.2 लाख रुपीस की इनकम बन जाएगी। 2.7 लाख के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं।
अच्छा 1 सेकंड और 1 सेकंड और 1 सेकंड और 1 सेकंड देखो 1 सेकंड और हाँ, एक छोटा-सा और इसमें एडजस्टमेंट है, क्या कह रहा है? Chipra एंड पीक्यूआर डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ देयर इनकम टू द यूनिट होल्डर। सर 90% ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक बात बताओ मेरे को, सर टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे, इन्वेस्टमेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे, यूनिट होल्डर के हाथ में तो पूरा-पूरा टैक्सेबल हो जाता है। सर जितना इनकम ने इन्वेस्टमेंट फंड ने कमाया उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट यूनिट होल्डर के हाथ में एक टैक्सेबल हो जाता है। इन्वेस्टमेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे। लेकिन बिज़नेस ट्रस्ट के केस में ऐसा थोड़ी होता है। बिज़नेस ट्रस्ट के केस में जितना डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके बाद ही टैक्सेबिलिटी आती है ना। तो बिज़नेस ट्रस्ट ने 3 करोड़ का सर 90% ही डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, यानी सर 2.7 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया है। सर इसका 10% टैक्सेबल होगा ना मिस्टर विजय के हाथ में, सो मिस्टर राजेश के हाथ में, तो कितना हो जाएगा सर 2.27 लाख रुपीज़ ही टैक्सेबल होना चाहिए। 27 लाख प्लस 5.2 लाख यानी टोटलिटी में सर कितना हो जाता है 32.2 लाख रुपीज़ ही टैक्सेबल होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट माय हम्बल सजेशन इज़। देखते हैं 27 लाख ही करवा रखा है इसने भी। सर क्योंकि अल्टीमेटली ना जितना बिज़नेस बाँट रही है पैसा उसी का ही प्रोपोर्शनल टैक्सेबल करवाना पड़ता है। अगर बिज़नेस बिज़नेस ट्रस्ट नहीं बाँटती है ना, तो यूनिट होल्डर के हाथ में आप डीम्ड टैक्सेबल नहीं करवा सकते। इन्वेस्टमेंट फंड में करवा सकते हो आप, लेकिन बिज़नेस ट्रस्ट में नहीं करवा सकते आप। 5.2 ये आ जाएगा अपना। इस 35 पे जो अपना 32.2 लाख है, इस पे लगा दो आप रेगुलर रेज़ीम। उसके अलावा टीडीएस डिडक्टेड जो भी है माइनस करना चाहो करो, नहीं तो आप इतना भी करके आ जाओगे, आपको काफ़ी हद तक नंबर आ जाएँगे। क्या क्वेश्चन माँग क्या रहा है? नेट टैक्स पेबल है सर, नेट टैक्स पेबल टीडीएस भी डिडक्ट करना पड़ेगा आपको। जो आपको इंटरेस्ट मिला उसपे टीडीएस कटा हुआ होगा, उसके अलावा जो आपको इनकम हुई उसपे भी टीडीएस कटा हुआ मिलेगा। कुल मिला के 322 का टीडीएस माइनस करके तो 3,70,000 रुपीज़ का टैक्स पेबल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अगर करना चाहो तो इस पे स्टार मार्क कर सकते हो। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। कांसेप्ट काफ़ी अच्छा बिल्ड हो जाएगा। बस इसमें जो शिप्रा पीक्यूआर ऊपर देके नीचे पीक्यूआर शिप्रा कर दिया, उसमें अपने आप थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है। इट वाज़ अ गुड क्वेश्चन। एलएमएन आर इन्वेस्टमेंट फंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। अगर इन्वेस्टमेंट फंड एलएलपी के फॉर्म में 30% टैक्स भरते हैं। फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 द पार्टिकुलर्स ऑफ द इनकम अर्न्ड बाय देम, ठीक है, दे रखी है। तो बिज़नेस इनकम निल है, कैपिटल गेन की इनकम इतनी है और 6 लाख रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम है, अदर सोर्सेज़ की। Compute the total income of the investment fund assuming that each fund has 30 unit holder having 1 unit and income of investment fund is the only income of the unit holder। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम कितनी होगी सर? निल। यूनिट होल्डर की इनकम सर 30 से डिवाइड करवा दो इसमें, तो ये हो जाएगी अपनी 40,000 की इनकम हो जाएगी कैपिटल गेन वाली और 20,000 की इनकम हो जाएगी अदर सोर्सेज़ वाली। आप चेक कर लो, यही मिलेगा आपको। निल 40-20। ओह वाओ सर, वाओ! सर इसमें बिज़नेस इनकम में ये पूरी इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में जाएगी। इसको 30 से डिवाइड करवा दो सीधे-सीधे, तो ये 60 के यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना? अ, 720 डिवाइडेड बाय 30, 24 के आ जाएगा। सर इन्वेस्टमेंट फंड एन में थोड़ा-सा जादूगरी करनी पड़ेगी अपने को, देखना इन्वेस्टमेंट फंड एन में जादूगरी करनी पड़ेगी। बट एम को चेक कर लो, 3 लाख सेम है, 60, 24 ठीक है। बिल्कुल सेम है, 60, 24 ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंड एन में जादूगरी देखो क्या बात चल रही है। सर अपना बिज़नेस लॉस है 1.5 लाख रुपए का, कैपिटल गेन का लॉस है 4.5 लाख रुपीज़ का और इंटरेस्ट इतना है 9 लाख रुपए का। कहना है सिंपली से कि जो बिज़नेस लॉस है सेट ऑफ हो सकता है, यानी हमारा न्यू लॉसेस क्या बनेगा सर? बिज़नेस इनकम 0 हो गई, कैपिटल गेन में हो गया 4.5 लाख रुपीज़ का लॉस और सर हमारा आईएफओएस की इनकम बन गई कितनी? 7.5 लाख रुपीज़ की आईएफओएस की इनकम बन रही है। परफेक्ट बात है। सर इसको 30 से डिवाइड करूँगा यानी सर कुल मिला के 15,000 नहीं होता है, यस 15,000 रुपीज़ का कैपिटल गेन का लॉस पर यूनिट होल्डर के पास जाएगा और सर यहाँ पे डिवाइड करूँगा 25,000 रुपीज़ का मेरा आईएफओएस की इनकम आएगी, आईएफओएस की इनकम 15,000 25,000। ओह वाओ सर परफेक्ट मैच हो रहा है। ये तो पहला पार्ट हो गया देखना। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी कैरीड फॉरवर्ड बाय द फंड। अच्छा, एन टू इट्स यूनिट होल्डर। सर लॉस कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 25 तो नहीं, कितना 15,000 रुपीज़ पर यूनिट होल्डर लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। इस डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेबल बाय द इन्वेस्टमेंट फंड ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर। सर डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं भरना पड़ता कभी भी। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स करके कुछ भी नहीं आता सर, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है, वुड नॉट अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? इन केस इन्वेस्टमेंट फंड डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर इनकम। सर यूनिट होल्डर के हाथ में लगाएंगे क्या? सर लगा देंगे नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट फंड इनकम डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। इट इज अज्यूम्ड की करती है, इट इज अज्यूम्ड की डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है इनकम। तो
सर ये क्वेश्चन आपके अदर उससे रिलेटेड नहीं है। सर ये कहीं पे भी जो फॉलो नहीं कर रहा था, ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया है। इसको आप पीजीबीपी के साथ सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, बट काम का नहीं क्वेश्चन। इट्स लाइक कन्वर्जन ऑफ एन एंटिटी। एक एंटिटी पहले एलएलपी में थी, फिर कंपनी में कन्वर्ट हो गई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। ये 19 से पूछा गया था, उसके अलावा कभी पूछा नहीं गया। पूरा पीजीबीपी के सारे प्रोविजंस पूछता है वो, सेम टू सेम चलता है। सर बस एक क्वेश्चन में आ जाओ। एक क्वेश्चन पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बोला था कि पार्टनरशिप से रिलेटेड करवाना है मेरे को, और एक ये क्वेश्चन नंबर 42। दो क्वेश्चंस बस बचे हैं, करते चलो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलते हैं? Profit and loss account of LS Associate, a partnership firm, showed a net profit of 80 lakh rupees after debiting and crediting the following sums. उस डेबिट क्रेडिट करने के बाद इतना नेट प्रॉफिट आया 80 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13%। सर 7,15,000 डिवाइडेड बाय 13% मल्टीप्लाई करूंगा 1%, क्योंकि 1% डिसअलाउ करना पड़ेगा मेरे को, यानी 55,000 रुपीज का मेरे को ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द पार्टनर 15% दे दिया सर, 90,000 रुपीज का इंटरेस्ट है। पार्टनर को इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट ऑन लोन दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15% नहीं दे सकते आपको सर, 12% ही अलाउ होता है, 3% डिसअलाउ करना पड़ेगा। 90,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3, 18,000 रुपए एड बैक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स मेड आउट ऑफ द सरप्लस फंड। सर अगर सरप्लस फंड से कभी बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आता है सर, ये यहाँ नहीं जाता सर, ये कहाँ जाता है? आईएफओएस में जाता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आईएफओएस 35,000। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1,15,650, 1,15,650। A building purchased in year 2021 having WDV as on 1/4/2024 कब थी? 36.45 लाख was sold on December, 90 लाख रुपए की। The differential amount was credited to P&L। सर जितना भी डिफरेंशियल अमाउंट है ये हम P&L में लेके चले गए। कितना था सर? डिफरेंशियल अमाउंट कितना था? 36.45 माइनस 90। सर डिफरेंशियल अमाउंट था 53 लाख रुपीज हम P&L में लेके चले गए। सर क्या लेके जाना चाहिए? राइट आंसर इज नहीं लेके जाना चाहिए। डिफरेंशियल अमाउंट P&L में नहीं लेके जाना चाहिए। क्यों नहीं लेके जाना चाहिए सर? क्योंकि ये डब्ल्यूडीवी में एडजस्टमेंट होता है पूरा, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है पूरा। तो भी एडजस्टमेंट होता है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हेड में जाता है, यहाँ बिजनेस इनकम में नहीं जाता, इसलिए सर इसको हटाएंगे हम। सर माइनस 53.55 लाख माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पे, और ये कहाँ जाएगा? हमारा कैपिटल गेन में जाने वाला है सर 53.55 लाख। ये बनेगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फर्म के पास दो पार्टनर्स हैं, दो वर्किंग पार्टनर, चार पार्टनर्स हैं, इसमें से दो वर्किंग पार्टनर्स है। पार्टनरशिप डीड ऑथराइज द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर इन द रेंज ऑफ 12 से लेके 16%। डीड कहती है 12 से लेके 16% का इंटरेस्ट दे दो आप। ऑल्सो द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन तो ऑल दी फोर वर्किंग पार्टनर्स 20,000 रुपीज का। अच्छा सर, पार्टनरशिप डीड बोलती है कि आप 12 से लेके 16% तक का इंटरेस्ट दे सकते हो। सर 12 ही अलाउड होता है, आप कुछ भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। प्लस पार्टनरशिप डीड बोलती है कि 20,000 पर पार्टनर को आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो, यानी आपने रेम्यूनरेशन कितना दिया है? 20,000 रुपीज इंटू 12 इंटू 4 पार्टनर्स, आपने इतना सारा दे दिया। सर क्या ये पीएनएल में डेबिटेड है क्या? मेरा सवाल ये आता है, क्या पीएनएल में डेबिट है? डेबिट हो चुका है क्या ये? सर क्या पीएनएल में माइनस किया हुआ है क्या? ये खर्चे, ये प्रॉफिट में माइनस किया हुआ है क्या? सर नहीं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी इन्फॉर्मेशन, यानी इसका इंपैक्ट अभी पीएनएल में नहीं गया है, तो मैं इसको एड बैक नहीं करने वाला, अभी एड बैक नहीं करने वाला इसको। ठीक है सर, इसका इंपैक्ट मैं 2-5 मिनट बाद दूंगा, इसको होल्ड पे डाल लो। क्यों? क्योंकि सर बुक प्रॉफिट निकालने के लिए बाकी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो उसके अलावा कहता है एसएसजेड में आती है सर, यानी एएमटी के प्रोविजन भी लगेंगे, इसको भी 2 मिनट बाद में देखते हैं। Out of the amount received from the sale of the building, firm invested 60 lakh rupees on 15/4/2025 in 5 year specified bonds of NABARD. The bonds were issued। सर एक बात बताओ मेरे को, सर 50 लाख का आपने एग्जेम्पशन क्लेम करने की कोशिश की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, क्या मिल जाएगा एग्जेम्पशन? राइट आंसर सर मिल जाना चाहिए ना। सर कभी भी अगर बिल्डिंग आप बेचते हो, 2021 में खरीदी हो, 2024 में बेच रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आपने बिल्डिंग 2 साल से लंबी होल्ड कर ली, 2 साल से लंबी होल्ड कर ली। यस सर, 2 साल से लंबी होल्ड कर ली, और जिस दिन सेल की उसके 6 महीने के अंदर बॉन्ड्स खरीद लिया आपने। सेक्शन 54 मना थोड़ी करता है। 54 तो बोलता है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो सर अगर आप भले डब्ल्यूटीवी में क्यों ना हो, भले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों ना हो, अगर कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यानी सर 50 लाख रुपीज का यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर 50 लाख का यहाँ एग्जेम्पशन मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3.55 ही जाएगा।
डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल 14,000 रुपीज हो रहा है सर। ई को छोड़ के, एफ को छोड़ के सारा डेप्रिसिएशन 14,000 हो रहा है, यानी सर 14,000 में माइनस कर सकता हूँ यहाँ पे। मोटर कार खरीदी सर, मोटर कार कब खरीदी देखना। मोटर कार खरीदी, डब्ल्यूडीवी ऑफ मोटर कार 1/4/2024 को कितनी थी, 6,80,000 रुपीज की है सर। परचेज एंड पुट टू यूज 1/1/2020 की है सर। कभी भी अगर मोटर कार आपको याद हो, अगर 31 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में खरीदते हो, उस पर सर 30% डेप्रिसिएशन मिलता है। यानी सर इस पर डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा सर, 30% डेप्रिसिएशन मिलेगा। 30% डेप्रिसिएशन मिलता है, यानी सर अपने को और 30% डेप्रिसिएशन मिलेगा। 6,80,000 पे इंटू 30% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, यानी 2,04,000 रुपीज का और डेप्रिसिएशन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन परचेज एंड पुट टू यूज सर, आपने 10 अक्टूबर को मोबाइल फोन खरीदे। मोबाइल फोन पे कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा सर, साल में 180 डेज से कम के लिए यूज किया ना, 180 डेज से कम के लिए यूज किया मोबाइल फोन। यानी सर कहना है सिंपली से कि मेरे को इस पे 7.5% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ सर 7.5% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर कितना डेप्रिसिएशन हो गया 7.5% का, इतना सर 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन और मिलेगा यहाँ पे। सर क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहा है सर, मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम नहीं कर रहा मैं, ठीक है। सर जैसे ही मैं इसको निकालूंगा ना, इसको माइनस करूंगा सर, मेरा बुक प्रॉफिट आ जाएगा अवेलेबल फॉर, बुक प्रॉफिट आ जाएगा मेरा अवेलेबल फॉर रेम्यूनरेशन। इतना रेम्यूनरेशन का बुक प्रॉफिट आ जाएगा। एक बार निकालो ना मेरे साथ कितना आ रहा है। 80 लाख में प्लस 55,000 प्लस 18,000 माइनस 35,000 प्लस 1,15,650 माइनस 53,55,000 माइनस 14,000 माइनस 2,04,000 माइनस 1,500। सर कुल मिला के मेरा बुक प्रॉफिट कितना आ रहा है, 25,79,150 रुपीज का बुक प्रॉफिट आ रहा है। चेक कर लूं क्या एक बार आंसर। ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड, मेरी आंखों में आंसू है, आंसू। 25,79,150। सर एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ मेरे को सर, रेम्यूनरेशन अब देना है मेरे को, रेम्यूनरेशन देना है सर। रेम्यूनरेशन की लिमिट क्या क्या रहती है, जितना भी प्रॉफिट है इसका 60% लेना, इसका 6 लाख का 90% लेना पड़ता है, और बैलेंस का अपने को कितना लेना पड़ता है, 60% लेना पड़ जाता है। कहना है सिंपली से कि सर इसका रेम्यूनरेशन लगभग लगभग 18-20 लाख के आसपास तो आ ही जाएगा, 18 लाख 20 लाख के आसपास आ ही जाएगा। मैंने दिया कितना है रेम्यूनरेशन वर्किंग पार्टनर्स को, 20,000 इंटू 2 वर्किंग पार्टनर्स है 12 महीने का, यानी कुल मिला के सर कितना 4,80,000 का रेम्यूनरेशन दिया है सर। अलाउड 20 लाख होना चाहिए, लगभग लगभग 20 लाख अलाउड होना चाहिए। मैंने कितना दे रखा है, 4,80,000 दे रखा है, तो क्या 4,80,000 डायरेक्टली माइनस ना कर दूं मैं। सर निकलेगा कैलकुलेशन मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे को तो समझाना है ना। निकलेगा 20 लाख के आसपास, निकाल लो, निकाल भी लो, निकाल भी लो, चलो। 5 लाख, एक सेकंड रुको, 25,79,150। पहले 6 लाख पे क्या करोगे, 90% पकड़ोगे, इसमें कितना आएगा, 5,40,000 आएगा। इसके अलावा सर माइनस कर दो कितना, 19,79,150, इस पे 60% ले लोगे, 19,79,150, इस पे 60% ले लोगे, 11,87,490, दोनों को ऐड करूंगा 540 में, 17 लाख का रेम्यूनरेशन अलाउ हो जाएगा। कितना रेम्यूनरेशन मेरे को अलाउ हो जाएगा, तो अलाउ इतना हो रहा है मेरे को, पे तो सिर्फ 480 करना है। यानी सर कहना है सिंपली से कि मेरा रेम्यूनरेशन माइनस करके इतना फिगर आ रहा है, 25 29 माइनस 480। सर ये मेरा पीजीबीपी आ रहा है 99,150। सर एक बार कहीं चेक कर लो, कहीं पे कोई लॉस वॉस तो नहीं दे रखा, कहीं कई बार लॉस वॉस दे देते हैं ये लोग, कोई लॉस वॉस नहीं दे रखा ये। तो यही मेरा पीजीबीपी बनेगा, परफेक्ट बात है सर, पीजीबीपी बनेगा ये। सर इसके अलावा आईएफओएस जोड़ूंगा मैं इसमें, आईएफओएस, आईएफओएस कितना है, 35,000 रुपीज का मेरा आईएफओएस है सर। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मेरा सर 3,55,000 रुपीज का, यानी सर मेरी टोटल इनकम कितनी बन जाएगी सर, 24,89,150 की मेरी टोटल इनकम आनी चाहिए। एक बार चेक भी कर ले रहा हूँ ना यार, 24,89,150 की टोटल इनकम आनी चाहिए। सर अब सवाल आता है कि मेरे को इस टोटल इनकम पे क्या निकालना है सर, टोटल इनकम में निकालना है सर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। 10AA वैसे एएमटी का प्रोविजन है, कायदे से इसको एएमटी के साथ लेना चाहिए था, बट क्योंकि कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। सर कह रहा है इट अप्लाइड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ यूनिट इन एसईजेड एंड लेटर गॉट अप्रूवल एंड वाज ग्रांटेड ऑन, यानी सर 30 मार्च 2020 से पहले अप्रूवल आ गया। हाउएवर इट अप्लाइड फॉर ऑपरेशंस, कब सर, ऑपरेशन से पहले आपने तुरंत के बाद में ऑपरेशन चालू कर दिया। नेट प्रॉफिट फॉर ईयर 31 मार्च 2025 कितना है सर, 120 लाख का है, 40 लाख का एंड 75 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। टोटल टर्नओवर दे दिया, एक्सपोर्ट टर्नओवर दे दिया एंड नेट प्रॉफिट भी दे दिया मेरे को, तीनों ही चीजें दे दी।
द नेट प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द अबव प्रॉफिट इज 80 लाख रुपीस। क्या कह रहा है सर? पॉइंट क्या बोल रहा है, एक सेकंड देखना। कह रहा है इट अप्लाइड फॉर एसएससी, ठीक है। टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 120, 40 एंड 7.5 लाख रुपीस। सर क्या कह रहा है ये? सर इस एंटिटी का एक्सपोर्ट प्रॉफिट 40 है, टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर 40 है, 120 टोटल टर्नओवर है सर, इतना 7.5 का इसका एक्सपोर्ट टर्नओवर है। यानी सर 7.5 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 40, कुल मिला के सर 2.5 लाख रुपीस से इसको 10 डबल का डिडक्शन मिलेगा ना। और सर ये जो 7.5 लाख है ये ऊपर इंक्लूडेड है, ये जो 80 लाख का प्रॉफिट लिया है मैंने इसमें 7.5 लाख इंक्लूडेड है, डिडक्शन कितना मिलेगा सर? 2,50,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। 24,89,150 माइनस 2,50,000, यानी 22,39,150 रुपीज की मेरी टोटल इनकम आएगी आफ्टर ऑल डिडक्शंस। इस पे टैक्स रेट लगाना होगा तो लगा देंगे, 30% टैक्स रेट लगा देंगे, चार्ज ऐड कर देंगे। ओह वाओ सर वाओ, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है टैक्स ऑडिट में पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, वो मैं टैक्स ऑडिट के साथ करवाऊंगा आपको, वो टैक्स ऑडिट के साथ करवाऊंगा। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अब जो एक क्वेश्चन मैंने और बोला था ना आपको कि सर बिजनेस सेस का एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अभी देखते हैं। बीटा लिमिटेड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, बीटा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है रजिस्टर्ड, ठीक है, 65% होल्ड करती है एच लिमिटेड में। सर देखना, बीटा 65% होल्ड करती है एच लिमिटेड में। बीटा प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो देखते हैं, एक बीटा और एक यूनिट होल्डर। इंटरेस्ट इनकम कितनी है सर? इंटरेस्ट इनकम 12 करोड़ रुपए की एच लिमिटेड से। बीटा के हाथ में सर ये एग्जेम्प्ट होगी, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी सर, टैक्सेबल होगी। एक बार देख लेते हैं नीचे भी क्या कह रहा है। सर अज्यूम दैट एच लिमिटेड हैज ऑप्टेड 115 बी डबल ए से 115 बी डबल ए में, यानी सर डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगी यूनिट होल्डर के हाथ में। सर क्या कह रहा है उसके अलावा? कहता है अर्पण इज अ रेसिडेंट यूनिट होल्डर, 70% ऑफ द यूनिट होल्ड करता है, ही अक्वायर्ड द यूनिट एट एन इशू प्राइस ऑफ 1.5 करोड़ रुपए। सर बीटा लिमिटेड ने 20 करोड़ बांट दिए सर, 20 करोड़ बांट दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी सर पूरे बीटा लिमिटेड की इनकम कितनी है, कितना बांटा, बाद में समझेंगे। लेकिन 70% यूनिट होल्डर है, यानी अल्टीमेटली कह सकता हूँ मोटा मोटा 70% टैक्सेबल होनी चाहिए इनकम। तो सर कितना कह रहा है? 12 करोड़ की इनकम इंटरेस्ट इनकम है, 12 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम है, 12 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम का 70% अर्पण के हाथ में टैक्सेबल होगा। 70% 8.4 हो जाता है, 8.4 करोड़ की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। डिविडेंड इनकम एच लिमिटेड के हाथ में 2 करोड़ है, तो यूनिट होल्ड बीटा के हाथ में एग्जेम्प्ट होगी, यानी बिजनेस के हाथ में एग्जेम्प्ट होगी। यूनिट होल्डर के हाथ में कैसे टैक्सेबिलिटी होती है सर? 115 बीडबल में टैक्स भर रही है एसपीवी, यानी सर यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी स्लैब रेट से। सर इसका 70% लूंगा, यानी 1.4 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टी, सर ये एमएमआर से टैक्सेबल होगी सर, 1.2 करोड़ एमएमआर से टैक्सेबल होगी यूनिट बिजनेस के हाथ में, एमएमआर से टैक्सेबल होगा, और यूनिट होल्डर के हाथ में सर ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। सर उसके अलावा अनलिस्टेड डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिला सर, ये बन जाता है 12 लाख रुपीस का, 12 लाख रुपीस का सर क्या आ जाएगा? एमएमआर से टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, और यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट। रेंटल इनकम कितनी है सर? 2 करोड़ रुपए की रेंटल इनकम है सर, ये एग्जेम्प्ट हो जाती है, और यूनिट होल्डर के हाथ में इसका 70% टैक्सेबल होता है, यानी सर 1.4 करोड़ टैक्सेबल हो जाता है। सर इतनी टैक्सेबिलिटी निकल के आ रही है, इतनी टैक्सेबिलिटी निकल के आ रही है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अब देखना अगला। सर रीट ने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया? 20 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, रीट ने 20 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया। सर एक बात बताओ, रीट ने कमाया कितना था, ये बताओ मेरे को। रीट ने कमाया कितना था, बिजनेस ने कमाया कितना था, जो हाईलाइट करूं वो समझना। 12 करोड़ रुपए इसने इंटरेस्ट का कमाया, 2 करोड़ रुपए डिविडेंड का कमाया, 1.2 करोड़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, 12 लाख रुपीज सर इंटरेस्ट कमाया, 2 करोड़ इंटरेस्ट का कमाया, कुल मिला के इतना कमाया है सर। यानी क्या मैं कह सकता हूँ इनका टोटल करो, 14 प्लस 1, एक बार टोटल करो सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स का। तो 17.32 रुपीज बिजनेस ट्रस्ट ने कमाया है, 17.32 रुपीज बिजनेस ट्रस्ट, 17.32 करोड़ बिजनेस ट्रस्ट ने कमाया है सर। कहना है सिंपली से कि जितना भी कमाई थी, जितनी भी कमाई थी सर, उस पे या तो बिजनेस ट्रस्ट टैक्स भर रहे, या तो यूनिट होल्डर टैक्स भर रहे।
या तो बिज़नेस ट्रस्ट टैक्स भर रही है या तो यूनिट होल्डर टैक्स भर रहे हैं। यस सर, या तो बिज़नेस ट्रस्ट टैक्स भर रही है या तो यूनिट होल्डर टैक्स भर रहा है। प्रोविज़न कहता है कि सर 17.32 पे कोई ना कोई तो टैक्स भर रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो बिज़नेस ने बाँटा कितना सर 20 करोड़ बाँट दिया ना, 20 करोड़ बाँट दिया ना, यानी सर 2.68 करोड़ रुपीज़ जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बिज़नेस ट्रस्ट पे, इस पे कौन टैक्स भरेगा? इस पे कौन टैक्स भरेगा? सर 56 टू 12 क्या बोलता है? ऐसा नया अमेंडेड प्रोविज़न लास्ट ईयर का कहता है कि ये पैसा यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। ये पैसा यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। सर क्यों टैक्सेबल होगा? ऐसा मान लिया जाएगा कि रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कर रही है बिज़नेस ट्रस्ट। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कर रही है, आपके पैसे वापस कर रही है, आपके पैसे वापस कर रही है। सर आपके पैसे वापस कर रही है, तो कितने पैसे आपने लगा रखे थे? प्रोविज़न कहता है 2.68 करोड़ आपको वापस दिए ना, इसका 70% अर्पण के हाथ में आना चाहिए क्योंकि 70% ही अर्पण होल्डर है। 2.7 2.68 करोड़ रुपीज़ एक्स्ट्रा वापस कर रही है बिज़नेस ट्रस्ट। इसका 70% अर्बन के पास यूनिट होल्डर के पास आएगा। यानी सर उसके पास कितना आ रहा है 1.876 करोड़ ही वापस आ रहे हैं। उसमें से उसने पैसे कितने लगाए थे? उसने पैसे लगाए थे 1.5 करोड़ रुपीज़ उसने पैसे लगा रखे थे। यानी सर 1.5 करोड़ लगा रखे थे यानी उसके हाथ में टैक्सेबल कितना आएगा? 37.6 लाख रुपीज़ उसके हाथ में टैक्सेबल करवाया जाएगा 56 टू 12 में। 37.6 लाख रुपीज़ टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। जहाँ मैं इसकी इनकम को ऐड करूँगा ना 37.6 लाख ये मेरे हाथ में टैक्सेबल बन जाएगा। जहाँ मैं इसको ऐड करूँगा मेरे हाथ में टैक्सेबल बन जाएगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूर्णतः रूप से खत्म हो जाता है। आई होप यू एन्जॉयड दिस टॉपिक। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा टॉपिक पढ़ने में क्वेश्चन आंसर सीरीज़। कल के दिन में मैट टीएमटी क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। बहुत ही सुंदर रूप से, बहुत ही व्यापक रूप से, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रूप से हम क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। आई होप यू आर एन्जॉयिंग दिस सेशन। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। You all have been great students listening to this. Bye bye, take care and enjoy studying. Comment down, I will pass in this me and November 25 attempt ताकि मुझे और मोटिवेशन आता रहे और मुझे पता चलता रहे किसने आखिरी तक इस वीडियो को देखा। Bye bye, take care and enjoy studying.